अभी आ गया। यस यार, अभी बीच में क्या बजा? हाँ वो गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो होमवर्क आपको हमेशा मैं क्लास के स्टार्टिंग देता हूं, लेकिन आज होमवर्क आपको मैं क्लास के लास्ट में दूंगा, ठीक है? तो आज जो होमवर्क है, आदर्श क्या लिख रहे हो बेटा, मैं आपको क्लास के लास्ट में दूंगा। ओके, डन। चलिए तो शुरू करते हैं अपना आज का सरफेस केमिस्ट्री। और लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कई सारी प्रॉपर्टीज में जो एक आखिरी प्रॉपर्टी है और कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसको हम पढ़ रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो जब हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, पहले ये देख लो। जैसा कि मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उस पर चार्ज होता है। चार्ज होता है, ये तो अटल सकते हैं। उसके बनने की वजह चार्ज है, उसके खत्म होने की वजह चार्ज है। ये जो सेंटेंस मैं शुरू से कह रहा हूं, आज अपन इस सेंटेंस का पूरा मतलब सीखेंगे। उसके बनने की वजह चार्ज क्यों है, उसके खत्म होने की वजह चार्ज क्यों है, राइट? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा चार्ज क्यों होता है, चार्ज कहां से आता है, चार्ज क्यों आता है, और जब चार्ज आता है तो कैसे उसका हमें एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मिला कि हाँ सच में ऐसा ही होता है। मतलब ये जो बातें हम कर रहे हैं, ये मनगढ़ंत कहानी के आधार पर नहीं कर रहे हैं, इन सब का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। वो प्रूफ क्या है फिर मैं आपको वो बताऊंगा। चार्ज कहां से आता है, क्यों आता है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या है, और जब हम इन सभी बातों को सीख जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से कोलाइडल सॉल्यूशन पे जो चार्ज है वही उसके खत्म होने की वजह है। वो जो चार्ज है वही उसको खत्म करता है, किस प्रकार से अपन इसको समझेंगे, राइट? तो इन सभी सेक्शन में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से कोलाइडल सॉल्यूशन का जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है वो हमें चार्ज और उसकी बाकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कोलाइडल सॉल्यूशन पर चार्ज होता है। हाँ, ये फैक्ट है कि कोलाइडल सॉल्यूशन पे चार्ज होता है। एनसीईआरटी कहता है चार्ज कई कारणों से होता है। अगर हम एनसीईआरटी के शब्दों में बात करें तो उसमें लिखा है चार्ज में अराइजेस ड्यू टू वन और सेवरल रीजन। मतलब जो चार्ज है वो कई कारणों से आ सकता है। कोलाइडल सॉल्यूशन पर जो चार्ज होता है वो कई कारणों से होता है। चार्ज की कोई एक रीजन नहीं, कभी एक तो कभी कई होता है। तो हमने एनसीईआरटी से ही पूछ डाला, अच्छा ये बताओ जो ये चार्ज होता है कभी एक तो कभी कई कारणों से होता है, बताओ ऐसे कौन कौन से कारण? बोले ऐसे न जाने कितने कारण हैं, लेकिन फिर भी अगर सोचना चाहते हो तो बता दे। कभी फ्रिक्शन से चार्ज होता है, तो कभी एसिडिक मीडियम, तो कभी बेसिक मीडियम की वजह से भी चार्ज होता है। मतलब मीडियम बदलने की वजह से भी चार्ज होता है। तो कभी जिस मेथड से आप उसे प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उससे भी चार्ज होता है। तो जब हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रो डिस्पर्शन मेथड का, है ना, तो उसने कहा एनसीईआरटी ने कि कभी कभी डिस्पर्शन मेथड से भी चार्ज आता है। मतलब जब इलेक्ट्रो डिस्पर्शन कर रहे थे तो इलेक्ट्रो डिस्पर्शन में हम करंट पास कर रहे थे, तो करंट इज बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज, वहां से भी चार्ज आता है। चार्ज कभी एक तो कभी कई कारणों से आता है। इनमें जो सबसे कॉमन कारण है, जो सबसे कॉमन रीजन है, वो कॉमन आयन के एड्सॉर्प्शन से चार्ज आता है। चार्ज तो आता है, एनसीईआरटी ने कहा ड्यू टू वन और सेवरल रीजन चार्ज आता है। इससे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट, तो इसे ऐसे समझते हैं बच्चों, इमेजिन करिए FeOH होल थ्राइस का प्रेसिपिटेट है। इस FeOH होल थ्राइस के प्रेसिपिटेट में हमने FeCl3 मिला दिया, राइट? तो इमेजिन करिए यहां पर FeOH होल थ्राइस का प्रेसिपिटेट है और इसमें हमने FeCl3 मिला दिया।
तो जैसे ही FeCl3 मिलाते हैं Fe कॉमन आयन आता है और कॉमन आयन की वजह से इसके चारों तरफ Fe का एड्सॉर्प्शन होने लगता है। मतलब ये जो FeOH होल थ्राइस है इसके चारों तरफ जो चार्ज आया दैट इज पॉजिटिव चार्ज आया और सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन बच गया। तो इस पर चार्ज क्यों आया? बिकॉज ऑफ कॉमन आयन एड्सॉर्प्शन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन रीजन कि किसी कोलाइडल पार्टिकल पे चार्ज आता है। चार्ज तो आता है, कई कारणों से आता है, इसमें जो सबसे कॉमन है वो कॉमन आयन के एड्सॉर्प्शन से आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगर हमने इसमें FeCl3 नहीं NaOH मिलाया होता तो कॉमन आयन Fe नहीं OH माइनस आयन आया होता और अब एड्सॉर्प्शन पॉजिटिव नहीं नेगेटिव हुआ होता। राइट, चार्ज आता है, इसका हमारे पास एक्सपेरिमेंटल प्रूफ और वो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है बच्चों? एक हमारे सामने कुछ यू शेप की ट्यूब है और अंदर भरा हुआ है कोलाइडल सॉल्यूशन। इमेजिन करिए अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन भरा हुआ है और हमने क्या किया, यहां पे दो प्लेट लगाई, एक तरफ लगाया निगेटिव फील्ड, एक तरफ लगाया पॉजिटिव फील्ड। ये जो कोलाइडल पार्टिकल है अगर इस पर चार्ज होगा, आज इमेजिन करो हमें नहीं पता चार्ज, वी जस्ट वांट टू चेक चार्ज है कि नहीं है। तो अगर चार्ज होगा ये जो कोलाइडल पार्टिकल है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेंगे। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो ऐसा ऑब्जर्व किया कि इस यू ट्यूब के अंदर एक रेस मच चुकी है, एक दौड़ मच चुकी है, एक होड़ मच चुकी है। ये सारे के सारे कोलाइडल पार्टिकल पॉजिटिव की ओर भाग के जा रहे थे। They were moving towards positive plate. ये इस बात का सबूत था कि उनके ऊपर था निगेटिव चार्ज। राइट, तो यहां से हमने फिर से प्रूफ कर दिया कि हाँ कोलाइडल पार्टिकल पर तो चार्ज होता है। कोलाइडल पार्टिकल पे जो चार्ज होता है उसका प्रूफ इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, उसका प्रूफ इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में जैसा कि हम देख रहे हैं ये सारे के सारे पार्टिकल एनोड की तरफ मूव किए। तो जब पार्टिकल एनोड की तरफ मूव करते हैं उसे हम कहते हैं एनाफोरेसिस। इमेजिन करिए इन पार्टिकल पे चार्ज पॉजिटिव होता तो सारे के सारे मूव करते हैं कैथोड की तरफ, उसे हम कहते हैं कैटाफोरेसिस। वेल, दिस इज वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट जो इस बात को साबित करता है, इस बात को प्रूव करता है कि कोलाइडल पार्टिकल पर तो चार्ज होता है, कोलाइडल पार्टिकल पर तो चार्ज होता है। आदर्श बेटा, कल मैंने आपको पेप्टाइजेशन पढ़ाया था और पेप्टाइजेशन में मैंने आपको समझाया था कि कॉमन आयन विच इज बेसिकली एक्सेस आयन उसका एड्सॉर्प्शन होता है, एब्सॉर्प्शन नहीं एडसॉर्प्शन होता है। आदर्श कल पेप्टाइजेशन में हो चुका था बेटा। आदर्श कल मैंने पेप्टाइजेशन में बता दिया था कि कॉमन आयन का एड्सॉर्प्शन होता है। राइट, तो आज मैं बता रहा हूं चार्ज कई कारणों से आता है और कारण जो हो सकते हैं कई हो सकते हैं, उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो है कॉमन आयन का एड्सॉर्प्शन। क्लियर? तो इलेक्ट्रोफोरेसिस एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था जिससे हमें पता चला कि हाँ ऐसा होता है। वहीं पे एक दूसरा प्रूफ है दैट इज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मैं ऑस्मोसिस याद दिलाता हूं। राइट, तो अभी पल भर के लिए भूल जाओ हम इलेक्ट्रोऑस्मोसिस पढ़ रहे हैं, मैं आपसे ऑस्मोसिस का सवाल पूछ रहा हूं। राइट, तो इमेजिन करिए हमारे सामने कुछ ऐसा सेटअप बना हुआ है और बीचों बीच लगा हुआ है एसपीएम, बोले तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इमेजिन करो यहां पर सॉल्वेंट साइड है जिसे हम कह रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, इमेजिन करो यहां पर सॉल्यूशन साइड है जिसे हम कह रहे हैं राइट हैंड साइड। बच्चों मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव करेंगे? क्या सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव करेंगे? अब ये बताओ सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव कहां से कहां करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड करेंगे कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड करेंगे कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड करेंगे? आप सबने बिल्कुल सही जवाब दिया सर, एसपीएम के थ्रू पार्टिकल सॉल्वेंट के लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएंगे, ये आपको अच्छे से पता है। अब कुछ इसमें नया चेंज करते हैं। जो चेंज है बच्चों ये है कि जो राइट हैंड साइड है ना वहां पर सॉल्यूशन नहीं है, ट्रू सॉल्यूशन नहीं है, यहां पर है कोलाइडल सॉल्यूशन। राइट, चेंज ये है बच्चों यहां पर हमने भर दिया कोलाइडल सॉल्यूशन। जैसा कि आप सब जानते हैं जो कोलाइडल पार्टिकल होता है, पानी लेना, जैसा कि आप सब जानते हैं यहां पर जो कोलाइडल पार्टिकल होता है उस पर कोई ना कोई चार्ज है। राइट, लेट्स से इस पर पॉजिटिव चार्ज है, जैसा हम FeOH होल थ्राइस वाली बात कर रहे थे। तो जैसे ही इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका जो डीएम है दैट इज डिस्पर्शन मीडियम है, ओके, उस पर कैसा चार्ज आ चुका है? निगेटिव। निगेटिव चार्ज डीएम के अंदर है।
तो इसे आप ऐसे इमेजिन करें बच्चों, हमारा जो डीएम है वो भी चार्ज्ड है और कोलाइडल पार्टिकल का अपोजिट चार्ज है। मतलब अगर कोलाइडल पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है तो डीएम पे निगेटिव है, अगर कोलाइडल पार्टिकल पे निगेटिव है तो डीएम पे पॉजिटिव है। क्लियर? जैसा ऑस्मोसिस का सेटअप पहला था वैसा ही है, बस फर्क इतना है जहां सॉल्यूशन है वहां कोलाइडल सॉल्यूशन है, और एक फर्क और है, इधर दोनों तरफ इसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इधर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इधर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, एक तरफ निगेटिव प्लेट तो एक तरफ हमने पॉजिटिव प्लेट लगाया। इमेजिन करो इधर निगेटिव प्लेट है, इमेजिन करो इधर पॉजिटिव प्लेट है। बच्चों अब होता क्या है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा होता तो सॉल्वेंट अपने हिसाब से लेफ्ट टू राइट जाते, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो अब हमने मूवमेंट को कंट्रोल कर दिया। अब जो मूवमेंट है वो जैसा चाहे वैसा नहीं होगा, जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड कहेगा वैसा होगा। क्लियर? ये जो आपका कोलाइडल पार्टिकल है ये इधर जाना चाहेगा पर उधर जाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन यहां पर जो ये डीएम के पार्टिकल है जो कि नेगेटिव चार्ज है, यस और नो, ये क्या करेंगे, अब पॉजिटिव की तरफ रश करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, इस चीज को समझाने के लिए प्लेट बदल देता हूं, इधर पॉजिटिव और उधर नेगेटिव बना देता हूं। अगर हमने प्लेट कुछ ऐसा लगाया तो अब जो डीएम के पार्टिकल हैं उनका जो मूवमेंट होगा वो बच्चों होगा कहां, राइट से लेफ्ट। मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया होता तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल अपने आप मूव करते और वो जो अपने आप उनका मूवमेंट होता वो लेफ्ट से राइट होता, लेकिन जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो अब जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है उस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पे जो चार्ज है उसी के हिसाब से उसका मूवमेंट होगा, अपने हिसाब से नहीं होगा। अब वो वेपर प्रेशर का कंसंट्रेशन का लॉजिक नहीं होगा, अब लॉजिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये जो हुआ, सॉल्वेंट राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आया बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे ये साबित हुआ कि सॉल्वेंट के पास चार्ज है, इससे ये साबित हुआ कि जो कोलाइडल पार्टिकल है उस पर भी चार्ज है। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल राइट से लेफ्ट आए मतलब पॉजिटिव प्लेट की तरफ आए, मतलब जो सॉल्वेंट है वो निगेटिवली चार्ज है, उससे साबित हो गया कि जो कोलाइडल पार्टिकल है उस पे पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस वाज आल्सो वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट जिससे ये प्रूफ होता है कि हाँ जो पार्टिकल है, जो कोलाइडल पार्टिकल है उन पर चार्ज होता है। बच्चों मैं तो बार बार एक ही बात दोहरा रहा हूं कि कोलाइडल पार्टिकल पे चार्ज होता है। चार्ज कभी एक तो कभी कई कारणों से होता है, उनमें सबसे कॉमन आयन का एब्जॉर्प्शन होता है, चार्ज होता है, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इलेक्ट्रोफोरेसिस और इलेक्ट्रोऑस्मोसिस होता है। हाँ ये सच है, चार्ज होता है। जैसे ही हमें पता चला चार्ज होता है तो एक बच्चे ने मुझसे मनी मन में सवाल पूछा, सर एक बात बताओ क्या कोलाइडल पार्टिकल पे चार्ज होगा? मैंने कहा हाँ होगा, अगर लायोफोबिक है तो पक्का होगा। तो सर हमें क्या याद रखना होगा चार्ज कैसा होगा? मैंने कहा नहीं वैसे याद तो नहीं करना होगा, डिपेंड करता है किसी पे चार्ज कैसा होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसे किस तरीके से बनाया। फॉर एन एग्जाम्पल FeOH होल थ्राइस में जब हमने FeCl3 मिलाया तो वो पॉजिटिव चार्ज था, और FeOH होल थ्राइस में जब हमने NaOH मिलाया तो वो नेगेटिव चार्ज है। तो व्हाई यू हैव टू लर्न कि FeOH होल थ्राइस हमेशा पॉजिटिव है? ये तो डिपेंड करता है ना किस मेथड से बनाया। तो बच्चे ने मुझसे पूछा सर क्या हमें याद करना होगा कि चार्ज किस पे क्या होता है? तो मैंने कहा वैसे तो याद करने की आवश्यकता नहीं है, बट इन जनरल आप ऐसा याद रखो कि जो मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं जितने भी, दे आर पॉजिटिवली चार्ज, जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे आर पॉजिटिव चार्ज। वैसे तो सवाल को आपसे पूछना चाहिए कि इस मेथड से बनाया तो कौन चार्ज आएगा, बट इन जनरल जो मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं, जो मेटल ऑक्साइड्स हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज, और जो मेटल सल्फाइड्स हैं और जो मेटल के सॉल्ट हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज। इसीलिए आपने गौर किया हो जब हम गोल्ड का सॉल्ट बना रहे थे तो हमने कहा जो गोल्ड का सॉल्ट है उसमें जो गोल्ड पार्टिकल है उस पर नेगेटिव चार्ज है, और इसी चीज को समझाने के लिए जो हमने गोल्ड का सॉल्ट बनाया था विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रो डिस्पर्शन मेथड वो स्टेबलाइज नहीं था, तो उसे स्टेबल करने के लिए हम लोगों ने बच्चों यहाँ पर स्टेबलाइजिंग एजेंट मिलाया था, याद आया? तो जो स्टेबलाइजिंग एजेंट था वो था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्यों? वाटर है, वाटर में ऑलरेडी OH माइनस है, और जैसे आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हो तो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, और जब कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो उसका एब्जॉर्प्शन होने लगता है। मतलब अगर गोल्ड पर किसी कारण से निगेटिव चार्ज नहीं है तो उसे हम मजबूर करते हैं स्टेबलाइजिंग एजेंट मिला के कि जा तो उस पर निगेटिव चार्ज बना और उससे स्टेबल कर। क्यों? जब निगेटिव चार्ज होगा तभी तो रिपल्शन होगा, और जब रिपल्शन होगा तभी तो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहेगा।
तो जो मेटल के सॉल्व होते हैं, जो मेटल सल्फाइड होते हैं, इन जनरल दे आर नेगेटिवली चार्ज। ये आपको याद रखना होगा। इन द सेम वे बेसिक डाई इन एसिडिक मीडियम, जैसे सवाल बोल दे एसिडिक मीडियम, तो आप सब जानते हैं एसिडिक मीडियम में H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा, तो समझ जाना एसिडिक मीडियम है यानी H+ ज्यादा है, यानी जो एडॉप्शन हुआ H+ का हुआ यानी पॉजिटिव चार्ज। इन द सेम वे अगर बेसिक मीडियम बोल दे तो बेसिक मीडियम यानी कि OH माइनस आयन ज्यादा है, यानी कि जो एडॉप्शन हुआ वो हाइड्रोक्साइड आयन का हुआ, यानी वो नेगेटिवली चार्ज। इन द सेम वे अगर प्रोटीन को हमने एसिडिक मीडियम में लिया तो जैसे एसिडिक मीडियम बोल दे यानी H+ ज्यादा है यानी कि पॉजिटिवली चार्ज। इन द सेम वे अगर बेसिक मीडियम बोल दे यानी उसमें हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा है यानी कि वो नेगेटिवली चार्ज। इन द सेम वे जितने भी लायोफिलिक होते हैं, हालांकि उनपे चार्ज ना के बराबर होता है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत चार्ज होता है। तो जो स्टार्च हुआ, जो गम हुआ, जो जिलेटिन है और जो क्ले और चारकोल है, दे ऑल आर नेगेटिवली चार्ज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हेमोग्लोबिन है वो है पॉजिटिवली चार्ज। बच्चों चार्ज होता है ये अटल सत्य है। चार्ज कई कारणों से होता है, ये उत्सर्ग भी बढ़ा सकते हैं। चार्ज तो होता है, वैसे तो इस बात पर डिपेंड करता है कि किस मेथड से बनाया, पर इन जनरल आप याद रखेंगे मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल ऑक्साइड्स आर पॉजिटिव चार्ज, मेटल सल्फाइड्स एंड मेटल्स आर नेगेटिवली चार्ज, हेमोग्लोबिन इज पॉजिटिव चार्ज, जब कभी एसिडिक मीडियम हो पॉजिटिव चार्ज, जब कभी बेसिक मीडियम हो नेगेटिव चार्ज। हेमोग्लोबिन पॉजिटिव चार्ज है तो बच्चे को लगता है जो ब्लड है वो पॉजिटिव, नहीं, मैंने कहा हेमोग्लोबिन पॉजिटिव चार्ज है, जो ब्लड है वो एक नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है और जो हेमोग्लोबिन है वो एक पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है, ये आपको याद रखना होगा। चार्ज तो होता है, कई कारणों से होता है। इन जनरल चार्ज ऐसा ऐसा होता है, ऐसा हमेशा हो कोई फिक्स नहीं होता। मेटल हाइड्रोक्साइड हमेशा पॉजिटिव हो ऐसा फिक्स नहीं है। इन जनरल इनका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ना उसके बेसिस पे बताया गया है। क्लियर? तो एक बच्चे ने मुझसे फिर से एक सवाल पूछा, जानना चाहते हो क्या? उसने मुझसे पूछा सर एक बात बताओ। मैंने कहा क्या? सर अभी आप हमें वो FeOH होल साइज वाला केस बता रहे थे। मैंने कहा हाँ। सर आपने कहा ये FeOH होल साइज का पार्टिकल है। मैंने कहा हाँ। इस पे पॉजिटिव चार्ज आके एब्जॉर्ब हो गया। मैंने कहा हाँ। और सर सॉल्यूशन बच गया नेगेटिव चार्ज। मैंने कहा हाँ। तो बच्चे ने मुझसे सवाल ये पूछा, सर ये जो सॉल्यूशन का नेगेटिव चार्ज है इस पॉजिटिव से अट्रैक्ट नहीं होगा? मैंने कहा होगा। सर ये नेगेटिव जो इस पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा तो आके से न्यूट्रल नहीं करेगा? मैंने कहा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा सर? जब सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिव है, जब सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव है तो सर अट्रैक्शन तो होगा। मैंने कहा अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा, मैं सहमत हूं इस बात से, पर वो उसको न्यूट्रलाइज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा सर? ये जो आपके मन में सवाल आया ये आज से कई साल पहले कईयों के मन में आया और इसी सवाल का जवाब देने के लिए गिब्स हेल्महोल्ट्ज ने अपना कंसेप्ट, अपना थ्योरी बताया, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। उन्होंने कहा देखो ऐसा होता है, ये जो आप सोच रहे हो ना इसे ऐसे समझो, ये हमारा कोलाइडल पार्टिकल है। बोले ठीक है। इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ लेट्स से पॉजिटिव चार्ज एब्जॉर्ब हो गया। तो ये जो एब्जॉर्ब हो गया है ना एक लेयर बन गई, इमेजिन करो एक लेयर बन गई। ये जो लेयर है उन्होंने कहा ये फिक्स लेयर है। बोले ठीक बात है। मतलब FeOH होल थ्राइस के चारों तरफ अगर पॉजिटिव चार्ज एब्जॉर्ब हो गया तो ये जो एड्सॉर्प्शन हुआ है उन्होंने कहा ये फिक्स लेयर है। ठीक। और जो सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिव चार्ज बच गया वो सॉल्यूशन के अंदर बच गया, मतलब डीएम में बच गया, मतलब पानी में बच गया। और पानी जो कि एक फ्लूइड है, रुका हुआ तो नहीं है, लगातार मूव कर रहा है। तो जब लगातार मूव कर रहा है तो जो नेगेटिव चार्ज है वो भी मूव कर रहा है, तो उन्होंने उसका नाम दिया मोबाइल लेयर। उन्होंने कहा इसे ऐसे समझो, ये जो फिक्स्ड लेयर है और ये जो मोबाइल लेयर है इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन तो होता है, लेकिन ये अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग नहीं होता है क्योंकि मोबाइल है, मतलब लगातार मूव कर रहा है। तो लगातार मूव करने की वजह से वो नेगेटिव चार्ज आके अटैच नहीं हो पाता परमानेंटली। लेकिन अगर कोई तरीका ऐसा हो कि आप यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का नंबर बढ़ा दो, आप यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ा दो, तो हाँ अब वही होगा जो आप सोच रहे हो क्या, कि जो नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा। यस, अब उसे न्यूट्रलाइज करेगा और जैसे ही न्यूट्रलाइज करेगा तो उसके जो बनने की वजह थी चार्ज वो खत्म होगा, वो जो पार्टिकल है वो आके नीचे प्रेसिपिटेट होगा। लेकिन जब कभी कोई कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया है या बना है तो उस समय सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है। पर क्योंकि वो मोबाइल है तो अट्रैक्शन कभी इतना डोमिनेट नहीं करता कि आके वो न्यूट्रलाइज करे। ये जो अपन ने कॉमन सेंस अट्रैक्शन से सोचा, गिब्स हेल्महोल्ट्ज ने इसी को दूसरे शब्दों में कहा, इसी कंसेप्ट को कहने का दूसरा तरीका।
उन्होंने कहा इसे अपन ऐसे भी कह सकते हैं। बोले कैसे? बोले फिक्स लेयर। बोले ठीक है। बोले मोबाइल लेयर। बोले ठीक है। ये जो फिक्स लेयर और मोबाइल लेयर है ये पॉजिटिव है निगेटिव? बोले ठीक है। इमेजिन करो जो पॉजिटिव है वो 20 है, इमेजिन करो जो निगेटिव है 20, इमेजिन करो। तो उन्होंने कहा कि जब तक ये नंबर ये रहेगा तो इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, और उन्होंने इस पोटेंशियल डिफरेंस का नाम दिया इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल। तो उन्होंने इस बात को ऐसे कहा, कैसे कहा कि इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मोबाइल लेयर और फिक्स लेयर के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज जीटा पोटेंशियल होता है। और जब तक ये जीटा पोटेंशियल मेंटेन रहेगा, जब तक ये जीटा पोटेंशियल यहां रहेगा, तब तक उसका न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा। न्यूट्रलाइजेशन तभी होगा जब यहां का पोटेंशियल डिफरेंस इस जीटा पोटेंशियल से ज्यादा हो। कहने का मतलब है यहां 20 पार्टिकल हैं और यहां 20 पार्टिकल है। एनी हाउ किसी तरीके से अगर आप इस पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दो, मतलब यहां 20 से 25 करा दो, मतलब निगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ा दो, मतलब पॉजिटिव निगेटिव के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दो। अगर पोटेंशियल डिफरेंस प्री डिफाइंड जीटा पोटेंशियल से ज्यादा होगा तो हाँ, अब वही होगा जो आप सोच रहे हो, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन होगा। और जैसे ही पार्टिकल न्यूट्रलाइजेशन होगा, रिपल्शन खत्म होगा, बिकॉज ऑफ वॉन डेर वाल अट्रैक्शन ये आके नीचे कोआगुलेट होगा। क्लियर? तो उन्होंने इसी बात को समझाने के लिए कंसेप्ट दिया जीटा पोटेंशियल का, कि जो डीएम में चार्ज होता है, जो डीपी पे चार्ज होता है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जब तक वही पोटेंशियल डिफरेंस है तब तक प्रेसिपिटेशन और कोआगुलेशन और फ्लोकुलेशन नहीं होता। लेकिन जैसे ही इस पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, हाँ अब प्रेसिपिटेशन, हाँ अब कोआगुलेशन और फ्लोकुलेशन होता है। बोले इसका मतलब ये है कि अगर हमें कोआगुलेट करना है तो हमें इस पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना है। यानी कि अब हम समझ जाएं कि हमें अगर कोआगुलेट करना है इस कोलाइडल पार्टिकल को तो हमें यहाँ पे चार्ज की कंसंट्रेशन बढ़ानी होगी। क्लियर बच्चों? जैसा कि मैंने आपसे शुरू से कहा कि जो कोलाइडल पार्टिकल है उसके बनने की वजह चार्ज है, और जो उसके खत्म होने की वजह चार्ज है। तो उसके खत्म होने की वजह चार्ज क्या है वो यहीं पे समझ में आ रहा है। ये जो कोलाइडल पार्टिकल हमारे पास है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर जो डीएम है बच्चों उस पर नेगेटिव चार्ज है। तो अगर इस पर ये चार्ज पॉजिटिव ना होता तो पॉजिटिव और नेगेटिव का अट्रैक्शन ना होता, और अगर ये अट्रैक्शन ना होता ये पार्टिकल न्यूट्रल ना होता, और अगर ये न्यूट्रल ना होता तो कभी कोआगुलेट ना होता। आज ये पार्टिकल कोआगुलेट क्यों हुआ? क्योंकि इस पर चार्ज था। ये कोआगुलेशन मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन का खत्म होना, यही तो उसके खत्म होने की वजह है, यानी कि चार्ज है। बच्चों इमेजिन करिए आप सब ने अपने घर में गोल्ड का सॉल्व बनाया था क्या? कल की क्लास में मैंने आपको गोल्ड का सॉल्व बनाने के लिए कहा था, बोलो हाँ या ना? तो इमेजिन करो आप सब ने गोल्ड का सॉल्व बना लिया। अब घर वाले होने लगे गुस्सा, बोले नहीं यार, सारा का सारा सोना तूने पानी में बहा दिया, सारा का सारा सोना तूने पानी में बहा दिया, अब सारा गोल्ड लेके वापस आओ। तो अब सारा गोल्ड लेके वापस आना है, यानी कि वो जो गोल्ड सॉल्व बना था उसे फिर से नीचे बैठाना है, उसे प्रेसिपिटेट कराना है, उसे कोआगुलेट कराना है, उसे फ्लोकुलेट कराना है। तो कैसे करें? तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज ने आपको साइंटिफिक भाषा में जवाब दे दिया। बोले अगर उस गोल्ड को जो कोलाइडल सॉल्व के फॉर्म में है, जो पानी में छुपा हुआ है, अगर उसे प्रेसिपिटेट कराना है तो आप उसे प्रेसिपिटेट तभी करा सकते हो जब वो जो जीटा पोटेंशियल है उससे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर। बोले वो कैसे करें? बोले वो करने के लिए हमें करना होगा कोलाइडल सॉल्यूशन, हमें करना होगा कोआगुलेशन। अब कोआगुलेशन कैसे कैसे कर सकते हैं? तो लायोफोबिक सॉल्व का कोआगुलेशन करने का बहुत सारा तरीका है। मतलब जो गोल्ड का सॉल्व बना था उसे कोआगुलेट करने का बहुत सारा तरीका है। वो क्या क्या हो सकता है? हम इलेक्ट्रोलाइट मिला के कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रोफोरेसिस से कर सकते हैं, अपोजिट चार्ज सॉल्व को मिला के कर सकते हैं, बॉईल करके भी कर सकते हैं, और रिपीटेड डायलिसिस से भी कर सकते हैं। एक एक करके मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से कोआगुलेशन होता है। तो आप तो ऐसा इमेजिन करना, आपके सामने एक पानी की बोतल रखी है, इमेजिन करो कि उसमें गोल्ड का सॉल्व बना है, इमेजिन करो आपको सारा गोल्ड नीचे चाहिए। अब सारा गोल्ड नीचे कैसे कैसे ला सकते हैं? तो सबसे बढ़िया तरीका है बाई मिक्सिंग इलेक्ट्रोलाइट। कैसे? इमेजिन करिए ये हमारे सामने गोल्ड का सॉल्व है, ठीक है। अब ये जो गोल्ड का सॉल्व है ये गोल्ड का पार्टिकल है। अब गोल्ड का कोलाइडल पार्टिकल है,
मतलब इसका जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। और जैसा कि हम सब जानते हैं जो मेटल के सॉल्ट होते हैं दे आर निगेटिवली चार्ज, तो मुझे इस गोल्ड को नीचे कोआगुलेट करना है। तो सर ने कहा था कि अगर यहाँ पे निगेटिव है तो डीएम में पॉजिटिव है, पर इन दोनों के बीच में है पोटेंशियल डिफरेंस, और उस पोटेंशियल डिफरेंस से हमें ज्यादा आयन मिलाना होगा। तो आपने क्या किया बच्चों, यहाँ पर ऊपर से मिलाया इलेक्ट्रोलाइट। क्या मिलाया? इलेक्ट्रोलाइट। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट से आता है पॉजिटिव आयन और आता है निगेटिव आयन। ये जो पॉजिटिव आयन आया, लिसन केयरफुली, ये जो पॉजिटिव आयन आया इलेक्ट्रोलाइट से, ये पॉजिटिव और निगेटिव का होने लगा अट्रैक्शन। उस इलेक्ट्रोलाइट से निगेटिव आयन भी आया है, पर वो जो निगेटिव आयन आया है दैट इज नॉट अ कॉमन आयन। तो कॉमन आयन होने की वजह से उसका यहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं होता, मतलब डीएम में वो निगेटिव आयन आया तो उस निगेटिव ने कहीं ना कहीं बस डीएम को मोर निगेटिव कर दिया, लेकिन जो पॉजिटिव आयन आपने मिलाया वो पॉजिटिव इसके साथ होने लगा अट्रैक्ट, और यहाँ पर जो पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन थी धीरे धीरे बढ़ने लगी, मतलब ये जो कोलाइडल पार्टिकल था ये न्यूट्रल हो गया। और जैसे ही ये कोलाइडल पार्टिकल न्यूट्रल होता है, इसका साइज पहले से ज्यादा होता है, मतलब वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो एक दूसरे कोलाइडल पार्टिकल आपस में अट्रैक्ट होने लगते हैं और हो जाता है कोआगुलेशन। इसे हम ऐसे कहेंगे बच्चों कि घर में आपने जो गोल्ड का सॉल्व बनाया था, अब सारा का सारा गोल्ड आपको नीचे चाहिए, तो घर में पड़ा था नमक, आपने इसमें नमक मिला दिया। जैसे आपने NaCl मिलाया तो उसमें से Na प्लस और Cl माइनस आया, जो Na प्लस आयन है, जो पॉजिटिव आयन है, वो आपके गोल्ड की चारों तरफ उसे न्यूट्रलाइज करता है और सारा सारा गोल्ड नीचे आता है। मतलब घर वाले जैसे ही गुस्सा होने लगे, आप गए घर में किचन में टाटा सॉल्ट का पैकेट लेके आए, उसमें मिला दिया, सारा गोल्ड नीचे आ गया, सारा गोल्ड नीचे आ गया। अब हुआ क्या, जैसे ही मैं कोआगुलेशन की बात कर रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एक टेक्निकल टर्म है। तो जब भी मैं आपसे बोलूं प्रिसिपिटेशन, जब भी मैं आपसे बोलूं कोआगुलेशन, जब भी मैं आपसे बोलूं फ्लॉकुलेशन, बात बराबर है। क्लियर? जब भी मैं आपसे बोलूं प्रिसिपिटेशन, जब भी मैं आपसे बोलूं कोआगुलेशन, जब भी मैं आपसे बोलूं फ्लॉकुलेशन, बात बराबर है। ये जो इलेक्ट्रोलाइट मिला के हम लोग कोआगुलेशन करा रहे हैं, इस इलेक्ट्रोलाइट को बोलते हैं कोआगुलेटिंग आयन। क्या बोलते हैं बच्चों? कोआगुलेटिंग आयन। इसे हम लोग कोआगुलेटिंग आयन भी बोलते हैं, तो इसे हम लोग फ्लॉकुलेटिंग आयन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लॉकुलेटिंग आयन, राइट। इसे आप कोआगुलेटिंग आयन कह सकते हैं या इसे आप फ्लॉकुलेटिंग आयन कह सकते हैं। बच्चों में आपसे कॉमन सेंस का सवाल पूछ रहा हूं, पूछ लो क्या? इमेजिन करो, इमेजिन करो, कॉमन सेंस का सवाल ये है, पूछ लो क्या? इमेजिन करो हमारा जो ये कोलाइडल पार्टिकल है, राइट, इमेजिन करो हमारा जो ये कोलाइडल पार्टिकल है वो पॉजिटिव चार्ज, कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। एक दूसरा सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, हमारा जो कोलाइडल पार्टिकल है वो पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, इसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, तो मुझे बताओ उस इलेक्ट्रोलाइट के हमें निगेटिव आयन से मतलब है कि पॉजिटिव आयन से मतलब है? उस इलेक्ट्रोलाइट के, उस इलेक्ट्रोलाइट के हमें पॉजिटिव आयन से मतलब है कि निगेटिव आयन से मतलब है? निगेटिव आयन से। ऑलराइट, तो हमने जो इलेक्ट्रोलाइट मिलाया उसमें से एक निगेटिव आयन Cl माइनस मिलाया, तो एक दूसरा कंटेनर था उसमें हमने सल्फेट आयन मिलाया, एक तीसरा कंटेनर था उसमें हम लोगों ने FeCN6 4 माइनस आयन मिलाया। बच्चों मेरा अगला सवाल आप सबसे, पहले कंटेनर में Cl माइनस आयन, दूसरे कंटेनर में सल्फेट आयन, तीसरे कंटेनर में FeCN6 4 माइनस, क्या तीनों आयन इक्वल रेट से कोआगुलेशन करेंगे? क्या तीनों आयन इक्वल रेट से कोआगुलेशन करेंगे? नहीं करेंगे। बताओ कौन जल्दी कोआगुलेशन करेगा? बताओ किसकी कोआगुलेशन पावर ज्यादा? कौन जल्दी कोआगुलेशन करेगा? किसकी कोआगुलेशन पावर ज्यादा? एक बात बताओ, जब ज्यादा चार्ज होगा तो क्या ज्यादा अट्रैक्शन होगा? भाई ये पॉजिटिव चार्ज है, अब निगेटिव वाले से अट्रैक्शन होना है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहता है K Q1 Q2/R²। यार चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, मतलब जो अट्रैक्शन होगा वो 4 माइनस से सबसे ज्यादा होगा, मतलब जो कोआगुलेशन पावर है उसकी ज्यादा होगी जिस पर चार्ज ज्यादा होगा। बोलो हाँ या ना? कोआगुलेशन पावर उसकी ज्यादा होगी जिस पर चार्ज ज्यादा होगा। बोलो हाँ या ना? ये आपने मुझे कॉमन सेंस से ये जो बताया, इसे ही हम लोग कहते हैं हार्डी-सूल्ज रूल। क्या कहते हैं? हार्डी-सूल्ज रूल। इनका रूल क्या है जरा सुनिएगा। उन्होंने कहा किसी सॉल्ट को कोआगुलेट करने के लिए, लेट्स से सल्फाइड, कुछ देर पहले मैं आपसे कह रहा था जितने भी सल्फाइड होते हैं दे ऑल आर नेगेटिवली चार्ज इन जनरल।
जितने भी मेटल के सॉल्ट होते हैं दे ऑल आर नेगेटिव चार्ज इन जनरल। तो सल्फाइड का सॉल्ट है, मतलब जो कोलाइडल पार्टिकल है वो नेगेटिव चार्ज है, तो हमें चाहिए आयन पॉजिटिव वाला। अब जिस पॉजिटिव आयन की वैलेंसी जितनी ज्यादा होगी उसका कोएगुलेशन पावर उतना ज्यादा होगा, यस और नो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने तीन आयन है, Al3+, बैरियम 2+, Na+। बताओ सबसे ज्यादा कोएगुलेशन पावर किसकी होगी? बताओ सबसे ज्यादा कोएगुलेशन पावर किसकी होगी? Al3+ की, और उसके बाद बैरियम 2+ की, और उसके बाद Na+ की। बोलो हाँ या ना। उन्होंने कहा जिस आयन की वैलेंसी जितनी ज्यादा है उसकी कोएगुलेशन पावर उतनी ज्यादा है। गौर करिएगा, उन्होंने वैलेंसी पे बात करी, उन्होंने नंबर पे बात नहीं करी। क्लियर? जिसकी वैलेंसी जितनी ज्यादा है उसकी प्रेसिपिटेटिंग पावर और कोएगुलेशन पावर और फ्लोकुलेशन पावर उतनी ज्यादा। इन द सेम वे इमेजिन करो हमारा जो कोएगुलेटिंग, हमारा जो कोलाइडल पार्टिकल है वो पॉजिटिव होता है। अब हमें मतलब किससे होता है? नेगेटिव से। तो जिसपे वैलेंसी जितनी ज्यादा है, राइट, जिसपे वैलेंसी जितनी ज्यादा है उसकी पावर उतनी ज्यादा होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे FeCl3- फिर सल्फेट आयन और फिर Cl-। क्लियर? अब एक कॉमन सेंस का सवाल मैं आप सबसे फिर से पूछता हूं। इमेजिन करो ये जो कंटेनर है इसमें हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल है। कौन है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल है, राइट। इसमें हम लोगों ने मिलाया इलेक्ट्रोलाइट। क्या मिलाया? इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट से आया निगेटिव आयन, राइट। अब जो निगेटिव आयन आया वो आया Cl-। एक कंटेनर में आया सल्फेट आयन, एक कंटेनर में आया FeCl3- लिख लेते हैं। क्लियर? किसकी कोएगुलेशन पावर सबसे ज्यादा? पहला सवाल, किसकी कोएगुलेशन पावर सबसे ज्यादा? वैलेंसी बता दो आप तो। किस आयन की वैलेंसी? 3 की, 2 की, 1? किसकी कोएगुलेशन पावर सबसे ज्यादा? सब 3 वाले। ऑलराइट, जिसकी कोएगुलेशन पावर ज्यादा है, मतलब कोएगुलेट करने की पावर ज्यादा है, तो उसका अमाउंट हमें कम मिलाना होगा कि अमाउंट ज्यादा मिलाना होगा? मतलब मान लो जो ये पॉजिटिव चार्ज सॉल्व है उसकी एक वैल्यू है, तो मैंने पहला भी मिलाना है, दूसरा भी मिलाना है, तीसरा मिलाना है। सबसे कम अमाउंट किसका मिलाऊं? जिसकी पावर ज्यादा है उसका, जिसकी पावर कम है उसका? जिसकी पावर ज्यादा है तीसरे वाले का। एग्जैक्टली मतलब कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि कोएगुलेशन पावर ज्यादा होगी तो हमें अमाउंट कम मिलाना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। ये जो अमाउंट है इसे ही हम लोग बोलते हैं फ्लोकुलेशन वैल्यू। लेकिन इसमें थोड़ा सा टेक्निकलिटी है। टेक्निकलिटी क्या है जरा सुनिएगा। ये जो आपने मुझे यूं ही सिंपल तरीके से बता दिया कि सर जिसकी पावर ज्यादा उसकी वैल्यू कम, तो वैल्यू को जो लोग सरफेस केमिस्ट्री बना रहे थे उन्होंने ऐसे डिफाइन किया। कैसे? किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का वो अमाउंट मिलीमोल में, किसमें? मिलीमोल में मिलाया जाए कि 1 लीटर का सॉल्ट 2 घंटे के अंदर कोआगुलेट हो जाए, वही उसकी फ्लोकुलेशन वैल्यू। मतलब यूं ही आप फ्लोकुलेशन वैल्यू नहीं डिफाइन करोगे। फ्लोकुलेशन वैल्यू जब डिफाइन होगी तो तब डिफाइन होगी जब कोलाइडल सॉल्यूशन 1 लीटर होना चाहिए, और इसमें आप जो इलेक्ट्रोलाइट मिला रहे हो उसका अमाउंट मिलीमोल में होना चाहिए, और कोआगुलेशन भी 2 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने मिलाया पर कोआगुलेशन हो रहा है 3 दिन के बाद, तो वो फ्लोकुलेशन वैल्यू नहीं है। क्लियर? So, what is the flocculation value? What is the coagulation value? It is the amount of an electrolyte in millimole which is required to precipitate 1 liter of salt in 2 hours. मतलब 2 घंटे में सॉल्ट का पूरा प्रेसिपिटेशन हो जाए 1 लीटर का, उसमें कितना हम मिलीमोल इलेक्ट्रॉन है, यही उसकी फ्लोकुलेशन वैल्यू है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो फ्लोकुलेशन वैल्यू है, ये जो कोआगुलेशन वैल्यू है, मतलब अमाउंट है, और अमाउंट पावर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी आप सब ने मुझसे कहा था कि जो कोआगुलेशन वैल्यू है वो कोआगुलेशन पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बोला था ना सर जिसकी पावर ज्यादा है उसका अमाउंट कम लगेगा, जिसकी पावर कम है उसका अमाउंट ज्यादा लगेगा। मतलब कहीं ना कहीं ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यस और नो? यस और नो? इस पे कैसे सवाल बनते हैं मैं सवाल एक साथ कराऊंगा, अभी आप इसे फील करो। ओके, कि जो कोआगुलेशन करना है इलेक्ट्रोलाइट को मिलाना है, और यहाँ पे टर्म आता है दैट इज फ्लोकुलेशन वैल्यू जो डिफाइन होता है मिलीमोल में। इसे मैं आपसे एक सवाल के माध्यम से पूछ सकता हूं। इमेजिन करो हमारे सामने कंटेनर है, और ये जो कंटेनर है 2 लीटर है, इसमें एक सॉल्ट भरा है पॉजिटिव। कौन भरा है? पॉजिटिव सॉल्ट। और हमने एक इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, उसका निगेटिव आयन है, ठीक। तो निगेटिव आयन का हमें लगते हैं 20 मिलीमोल। तो 20 मिलीमोल मिलाने से 2 लीटर का कोआगुलेशन हो जाता है 2 आवर्स में। तो बताओ उस इलेक्ट्रोलाइट की फ्लोकुलेशन वैल्यू कितनी है? बताओ उस इलेक्ट्रोलाइट की फ्लोकुलेशन वैल्यू कितनी है? 20 मिलीमोल 2 लीटर में लगे तो सोचो 1 लीटर में कितने मिलीमोल?
तो सोचो 1 लीटर में कितने मिलीमोल? 10, राइट। बहुत अच्छे, आप सबने सही जवाब दिया, यानी कि उसकी जो फ्लोकुलेशन वैल्यू है, उसकी जो कोआगुलेशन वैल्यू है बच्चों, वो है 10। तो ऐसे ही कुछ कॉमन सेंस के सवाल हम बाद में करेंगे, ठीक। अब 10 क्या है? 10 किलोग्राम है कि 10 मिलीमीटर है कि 10 सेंटीमीटर है? 10 क्या है? 10 किलोग्राम है कि 10 मिलीमीटर है कि 10 सेंटीमीटर है? 10 मिलीमीटर है, 10 मिलीमोल है, आया ना? 10 है मिलीमोल, यस और नो? क्लियर, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही और भी तरीके हो सकते हैं। अगला तरीका इलेक्ट्रोफोर्सिस। ये जो गोल्ड का सॉल्व बनाया था, आप इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में लगा दो। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, जिधर पॉजिटिव फील्ड होगा, सारा सारा गोल्ड भाग के जाएगा और पॉजिटिव प्लेट में जाके चिपक जाएगा, तो प्लेट से आप सारा गोल्ड निकाल सकते हो। तो कोआगुलेशन का एक और तरीका है इलेक्ट्रोफोर्सिस। ऐसे एक और तरीका है अपोजिट सॉल्व को मिला के। तो सिंपल सी बात है, इमेजिन करो एक सॉल्व है पॉजिटिव चार्ज, एक सॉल्व है नेगेटिव चार्ज। जैसे आप दोनों को मिलाओगे तो पॉजिटिव नेगेटिव पास पास आएगा, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, और न्यूट्रलाइज करेंगे तो भी कोलाइडल सॉल्यूशन का कोआगुलेशन हो सकता है। उसी प्रकार से बॉइलिंग, जब हम बॉइल करते हैं तो होता क्या है बच्चों, जरा सुनिएगा। इमेजिन करो हमारे सामने कोलाइडल सॉल्यूशन है और ये कोलाइडल पार्टिकल है। अब इस कोलाइडल पार्टिकल पे जो चार्ज आया, लेट्स से पॉजिटिव चार्ज आया, ये जो चार्ज आया है ये एड्सॉर्प्शन होने की वजह से आया है। मतलब ये उसका चार्ज नहीं है, ये उस पर एड्सॉर्ब है, उसके सरफेस पे चिपका हुआ है। तो जब आप बॉईल करते हो ना, तो बॉईल करके लगातार 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 उसको शेक करते हो, तो वो जो चीजें उसके सरफेस पे चिपकी हैं वो उससे निकल जाती है। इट्स समथिंग लाइक दिस, जैसे मान लो इस सरफेस पे कोई चिपका है, तो हटाने के दो तरीके, तो हाथ से हटाएं, या तो उसे हम बार बार ऐसा शेक करके भी करेंगे, धीरे धीरे चीज निकल जाएगी। तो जब हम चीजों को बार बार बॉईल करते हैं, तो जो सरफेस पे चार्ज एड्सॉर्ब है वो रिमूव हो जाते हैं, और जैसे ही चार्ज खत्म होगा वो न्यूट्रल होगा, जैसे न्यूट्रल होगा तो वो कोआगुलेट होगा। क्लियर? क्योंकि उसके बनने की वजह क्या है? चार्ज, चार्ज को खत्म करना है। अब चार्ज को खत्म करने के कई तरीके हैं, बॉइलिंग भी हो गया, इलेक्ट्रोफोर्सिस भी हो गया, अपोजिट सोल को मिला दिया वो भी हो गया। इन द सेम वे अगला है रिपीटेड डायलिसिस। अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में आपको हमने डायलिसिस पढ़ाया था। जब हम डायलिसिस कर रहे थे बच्चों, तो डायलिसिस में ऐसा कुछ एक कंटेनर हुआ करता था, और ये जो कंटेनर था ये बना हुआ था एसपीएम का, याद आया? अब इमेजिन करो अंदर कोलाइडल पार्टिकल है जो कि पॉजिटिव चार्ज, आपने डायलिसिस करके सारा नेगेटिव आयन हटा दिया, मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन बिल्कुल साफ कर दिया, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कहीं एक आध पार्टिकल ना बच जाए, आप एक भी रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप बार बार डायलिसिस कर रहे हो। जब बार बार डायलिसिस कर रहे हो तो ये जो कोलाइडल पार्टिकल है ये जाता है इसकी सरफेस से टकराता है, तो बार बार जब वो सरफेस से टकराता है तो उसकी सरफेस पे जो चार्ज एब्जॉर्ब है ना वो बाहर निकल जाता है। तो जैसे ही उस पे चार्ज बाहर निकला तो चार्ज तो बाहर निकल जाएगा, मेम्ब्रेन के थ्रू जो चार्ज एब्जॉर्ब तो बाहर निकल गया, तो अंदर जो कोलाइडल पार्टिकल बचे हैं वो न्यूट्रल हो गए, और जैसे वो न्यूट्रल होने लगे फिर से वो कोआगुलेट हो गए। तो कोआगुलेशन का बहुत सारा तरीका हो सकता है और लायोफोबिक। लेकिन जब हम बात करते हैं लायोफिलिक की, तो लायोफिलिक का किस्सा कुछ और है। लायोफिलिक का किस्सा क्या है वो समझने के लिए आपको लायोफिलिक को समझना होगा। जैसा कि आप सबको पता है, लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें डीपी और डीएम के बीच में इंटरेक्शन होता है। मतलब अगर हमें लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्व को कोआगुलेट करना है तो उसकी इसी ताकत पे वार करना है। उसकी ताकत है क्या? डीपी और डीएम के बीच में अच्छा आकर्षण, अपने को वो अट्रैक्शन तोड़ना है। जैसे अट्रैक्शन टूटेगा डीपी बेचारा अलग होगा, और डीपी जैसे अलग होगा वैसे आके वो कोआगुलेट होगा। अब ये कैसे तोड़े? तो इसे मैं ऐसे कहता हूं, जो लायोफिलिक सॉल्व है उसके बनने की वजह या उसके स्टेबिलिटी की वजह दो है। एक है उसका डीपी और डीएम से इंटरेक्शन, इंटरेक्शन होता है तभी सॉल्वेशन होता है, और दूसरा है लेस चार्ज, क्योंकि उस पर चार्ज बहुत कम है। तो अगर आप इलेक्ट्रोलाइट मिलाने की बात करोगे तो इलेक्ट्रोलाइट बहुत मिलाना पड़ेगा। बाई एडिंग इलेक्ट्रोलाइट सही नहीं है, बाई एडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मतलब अगर हमें उसे कोआगुलेट करना है हमें इलेक्ट्रोलाइट बहुत मिलाना पड़ेगा, बहुत मिलाना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट हो सकता है। तो दूसरा तरीका यह है कि अपन उसकी जो ताकत है दैट इज डीपी और डीएम का इंटरेक्शन, इस पे वार करें। तो डीपी और डीएम को कैसे तोड़े, कैसे अट्रैक्शन तोड़े? तो उसका तरीका होता है कि उसमें हम एक दूसरा सॉल्वेंट मिला दे। क्या मिला दे? दूसरा सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल सल्फर और इथेनॉल का अपने पास एक सॉल्व है, सल्फर और इथेनॉल का सॉल्व है, राइट। अब सल्फर और इथेनॉल का सॉल्व बना हुआ है, लेकिन आपको पता है कि जो सल्फर है उसका मुझे कोआगुलेशन कराना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूं कि सल्फर का जो सॉल्व होता है वो स्किन डिसीज के लिए बड़ा शानदार इलाज होता है। स्किन से रिलेटेड जो डिसीज होते हैं उनके लिए सल्फर का सॉल्व सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो अपने को जो सल्फर है उसे तो कोआगुलेट करना है, हमसे नहीं देखा जा रहा सल्फर इथेनॉल का सॉल्व, हमें सल्फर नीचे कोआगुलेट करना है। अब कैसे करें? तो जो सल्फर का सॉल्व है यहाँ पे कोआगुलेट करने के लिए हम लोग सॉल्वेंट को चेंज करते हैं।
कैसे चेंज करते हैं ऐसे समझना बच्चों। इमेजिन करो ये डीपी और डीएम, और ये जो बनाया है ये लायोफिलिक का केस है ना। एक छोटा सा एनिमेशन है, आप सबका ध्यान चाहिए स्क्रीन पे। डीपी और डीएम के बीच में अच्छा खासा इंटरेक्शन है, अच्छा खासा अट्रैक्शन है। डीपी और डीएम के बीच में अट्रैक्शन है, इसी वजह से डीपी अलग नहीं हो रहा। हमने दिमाग ये लगाया यार, ऐसा करते हैं इसमें एक दूसरा सॉल्वेंट मिलाते हैं और ऐसा सॉल्वेंट मिला दे कि जिससे डीएम और डीएम का इंटरेक्शन होने लगे। तो जब इस डीएम का इंटरेक्शन इससे होगा तो ये वाला इंटरेक्शन छूट जाएगा, और जैसे ही वाला इंटरेक्शन छूटेगा तो वैसे डीपी अलग हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसमें एक दूसरा सॉल्वेंट मिला दिया। तो जो सल्फर और इथेनॉल वाला मैं एग्जांपल ले रहा था ना, तो सल्फर और इथेनॉल वाले में हमने पानी मिला दिया। तो जैसे पानी मिलाया, पानी और इथेनॉल का इंटरेक्शन शुरू हो गया और सल्फर बेचारा अलग हो गया। तो उसी चीज को एनिमेशन से मैं ऐसे समझा रहा हूं बच्चों कि इसमें पहले डीपी और डीएम के बीच में इंटरेक्शन था, जैसे आपने दूसरा सॉल्वेंट मिलाया ये सारे के सारे डीएम इससे अट्रैक्ट हो गए, डीपी बेचारा अकेला हो गया, और डीपी जैसे अकेला हो गया वैसे कोआगुलेट हो गया। मतलब अगर सल्फर और इथेनॉल की बात करें, आपने पानी मिलाया, तो जैसे आप पानी मिला रहे हो ना, और पानी जैसे मिला रहे हो, तो जो सल्फर के पार्टिकल है वो सेपरेट हो गए, सेपरेट होते होते धीरे धीरे वो नीचे प्रेसिपिटेट हो गए, नीचे कोआगुलेट हो गए। तो लायोफिलिक का अगर हमें कोआगुलेशन करना है तो उसके लिए हमारे पास सबसे बढ़िया तरीका होता है कि सॉल्वेंट को चेंज कर दें। जैसे ही सॉल्वेंट दूसरा हम मिलाते हैं वैसे ही डीपी पार्टिकल अलग हो जाता है। क्लियर? तो ये तो बात हो गई कोआगुलेशन की। अब हुआ क्या, आप अपने घर में बैठे थे, आपके घर में सोना पड़ा था, आपने सारा का सारा जो गोल्ड है वो कोलाइडल सॉल्यूशन बना दिया। घर वाले गुस्सा होने लगे, बोले ला सोना, सारा सोना ला, सारा सोना ला। आपने नमक मिलाया, सारा सोना नीचे आ गया। अब हुआ क्या, आपके घर में 50-60 केजी गोल्ड था। कितना केजी गोल्ड था? 50-60 किलो का सोना था। तो आपने क्या किया, वो सारा का सारा सोना पानी की टंकी में छुपा दिया। अब सारा का सारा सोना पानी की टंकी में छुपा दिया, और अचानक से आपके घर में पड़ गई रेड। तो जैसे ही, हाँ मतलब इन्वेस्टिगेशन वाले आपके घर में आए, एक बच्चा लिख रहा है क्या मजाक है, हमारे घर में 50-60 किलो सोना, सर आपको लगता है हम पढ़ते हैं? ऐसा नहीं बेटा, इमेजिन करो यार, इमेजिन भी नहीं कर सकते आप, मतलब उसमें भी हाँ क्या, इमेजिन करो आपके घर में 50-60 किलो सोना था, और आपने सारा का सारा जो गोल्ड है वो पानी की टंकी में छुपा दिया। अब आ गई पुलिस। तो जैसे ही पुलिस आई, मतलब जैसे इन्वेस्टिगेशन वाले आए, उन्होंने क्या किया, पानी की टंकी में डाला नमक। तो जैसे ही पानी टंकी में नमक डाला, सारा सारा गोल्ड नीचे आ गया, आप पकड़े गए। वहीं पे एक दूसरा बच्चा था, उस दूसरे बच्चे ने पानी की टंकी में सारा सारा गोल्ड मिलाया था। पुलिस उसके घर में भी गई, और पुलिस ने वहां पे भी खूब सारा नमक डाला, बोले नमक डालो डालो नमक डालो। पुलिस वालों ने इतना नमक डाला, पर एक भी गोल्ड नीचे नहीं आया, एक भी गोल्ड नीचे नहीं आया। अब आप मुझे बताओ, आप कौन सा बच्चा बनना चाहोगे, पहला वाला कि दूसरा वाला? आप कौन सा बच्चा बनना चाहोगे, दूसरा वाला कि पहला वाला? दूसरा वाला। मतलब आप ये सोच रहे हो भाई ऐसा क्या किया उस बच्चे ने कि एक भी गोल्ड नीचे नहीं आया? अरे हाँ या ना? तो एक्चुअल में हुआ क्या, उस बच्चे ने उस कोलाइडल सॉल्यूशन कर दिया था प्रोटेक्शन। क्यों? कोलाइडल सॉल्यूशन के बनने की वजह क्या है? चार्ज। खत्म होने की वजह क्या है? चार्ज। तो उसने क्या किया, इस चार्ज को एक तरीके से प्रोटेक्ट कर दिया। अब प्रोटेक्ट कैसे किया सुनिएगा। तो इमेजिन करो, ये जो आपके सामने बना है आउटर बाउंड्री वाला, ये है इमेजिन करो लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक, इसमें उस बच्चे ने क्या किया, लायोफिलिक मिला दिया। क्या मिला दिया? लायोफिलिक। तो जैसे ही उस बच्चे ने लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन मिला दिया, तो लायोफिलिक के मिलाने से हुआ क्या कि इसके चारों तरफ एक लायोफिलिक की लेयर तो बन गई। और लायोफिलिक की जो खास बात वो ये है कि उसने पानी के साथ भी इंटरेक्शन है। मतलब इमेजिन करो, जैसे इमेजिन करो ये पार्टिकल है, अब पार्टिकल पे चार्ज था, तो इसके चारों तरफ लायोफिलिक एक लेयर बन गई, मतलब पॉलिथीन की कवर बन गई। जस्ट इमेजिन। और मजे की बात यह है कि वो जो लायोफिलिक है उसका डीएम से इंटरेक्शन था। डीएम से इंटरेक्शन होने की वजह से जब भी इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाता, तो इलेक्ट्रोलाइट उस कोलाइडल पार्टिकल का जो चार्ज है उससे इंटरेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो इसे कहते हैं प्रोटेक्शन। हमने क्या किया, कोलाइडल सॉल्यूशन का कर दिया प्रोटेक्शन विद द हेल्प ऑफ लायोफिलिक। तो जैसे ही लायोफोबिक में लायोफिलिक मिलाया जाता है, वैसे ही लायोफोबिक का प्रोटेक्शन हो जाता है। अब वो जो दूसरा बच्चा था, उस दूसरे बच्चे के भी 3 टाइप थे। एक बच्चे ने अपने घर में जो 50-60 किलो सोना पड़ा था, सारा सारा छुपा दिया, और उसने पानी की टंकी में खूब सारा लायोफिलिक लेट से मिला दिया मिल्क। तो उस बच्चे ने पानी की टंकी में 50-60 लीटर मिल्क मिला के रखा था। वहीं पे एक दूसरा बच्चा था, उसने पानी की टंकी में 10 बकेट स्टार्च मिला रखा था। वहीं पे एक तीसरा बच्चा था, उसने पानी की टंकी में 1 चम्मच जेलेटिन मिला के रखा था। आप कौन सा बच्चा बनना चाहोगे, पहला, दूसरा कि तीसरा? आप कौन सा बच्चा बनना चाहोगे, पहला, दूसरा कि तीसरा? ऑब्वियसली 50-60 बकेट मिल्क नहीं मिलाना चाहोगे, आप 10 लीटर स्टार्च भी नहीं मिलाना चाहोगे,
आप तो चाहोगे सर एक चम्मच जिलेटिन मिलाओ, एक भी गोल्ड नीचे नहीं है, ऐसा कोई तरीका बताओ, यस और नो। तो हुआ क्या कि आप तीसरा बच्चा बनना चाहते हो, यस और नो। तो हुआ क्या, ये जो मैंने कहा प्रोटेक्शन, तो हर लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन का अपना एक प्रोटेक्शन पावर होता है, और उस प्रोटेक्शन पावर को हम लोग मेजर करते हैं इन द टर्म्स ऑफ गोल्ड नंबर। किसे मेजर करते हैं? गोल्ड नंबर। मतलब लायोफिलिक मिलाया, अब लायोफिलिक कौन सा मिलाए कि सबसे बढ़िया प्रोटेक्शन हो। भाई मुझे पता है कि लायोफोबिक है, और जैसे लायोफिलिक मिलाएंगे प्रोटेक्शन होगा। सवाल है कौन सा लायोफिलिक मिलाएं कि अच्छा प्रोटेक्शन हो, ज्यादा प्रोटेक्शन हो। तो इसके लिए क्या होता है, हर लायोफिलिक का अपना एक प्रोटेक्शन पावर होता है, और वो प्रोटेक्शन पावर जो मेजर होता है वो होता है मेजर गोल्ड नंबर, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं गोल्ड नंबर क्या होता है। क्या बताऊंगा? गोल्ड नंबर क्या होता है। तो मैं इस चीज को 3 बार बोलूंगा। पहली बार मैं बोलूंगा, समझाऊंगा। दूसरी बार जब मैं बोलूंगा आप सबको याद हो जाएगा, और तीसरी बार आप सब मेरे साथ बोलोगे। क्लियर? तो मैं समझाने जा रहा हूं कि गोल्ड नंबर क्या होता है। गोल्ड नंबर समझाने के लिए एक डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। इमेजिन करो ये हमारे सामने गोल्ड सॉल है। क्या है ये? गोल्ड सॉल। एक बच्चा वहां लिख रहा है सर धूम 4 का स्क्रीन राइटर आपको बनना चाहिए। ऑलराइट, चलिए इधर देखेंगे। मतलब खतरनाक कमेंट है आप है। चलिए इधर देखेंगे। तो मैं आपको बताने वाला हूं किसी भी लायोफिलिक का गोल्ड नंबर क्या होता है। तो इमेजिन करो ये हमारे सामने 10 ml का गोल्ड सॉल है, और ये जो 10 ml का गोल्ड सॉल है ऑब्वियसली इसमें गोल्ड के पार्टिकल है। अब अपने को पता है ये जो गोल्ड के पार्टिकल हैं इन पर है निगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज है बच्चों? निगेटिव चार्ज। अब ये जो गोल्ड का पार्टिकल है इस पर है निगेटिव चार्ज, राइट। और अपने को इसके कोआगुलेशन से प्रोटेक्शन करना है। कब? जब इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाए। तो इमेजिन करो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये NaCl का सॉल्यूशन है, ओके। पर ये जो NaCl का सॉल्यूशन है इसकी एक खासियत है, ये है 10%। और जैसे मैंने 10% बोल दिया तो सॉल्यूशन आप समझ जाओ ये है वेट बाय वॉल्यूम। क्या है ये? वेट बाय वॉल्यूम, या तो नो। तो NaCl का सॉल्यूशन है और 10% वेट बाय वॉल्यूम। तो फील ऐसे करो आपने 100 ml का सॉल्यूशन बनाया है, उसमें 10 ग्राम नमक मिलाया है, मतलब 10 ग्राम नमक मिला के 100 ml का सॉल्यूशन बना लिया। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब आयन है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव है। आपने क्या किया, उस इलेक्ट्रोलाइट से 1 ml निकाला, ड्रॉपर लिया, उसे दवाई पीते ना, ड्रॉपर से 1 ml निकाला, 1 ml निकाल के इसमें मिलाया। तो जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट का 1 ml आपने इसमें मिलाया तो इसका होने लगेगा कोआगुलेशन, और आप नहीं चाहते हो कोआगुलेशन। तो इसका कोआगुलेशन नहीं होने के लिए आपने इसमें लायोफिलिक मिलाया, यस और नो। अब लायोफिलिक क्यों मिलाया? ताकि इसका प्रोटेक्शन हो जाए। प्रोटेक्शन किससे हो जाए? इस इलेक्ट्रोलाइट से। इसके चारों तरफ एक लेयर बन जाए, और जैसे ही अपोजिट आयन आए इसका कोगुलेशन नहीं। क्लियर? अब जो मैं कहने वाला हूं सुनिएगा। पहली बार 3 बार बोलूंगा, पहली बार समझाते हुए बोलूंगा, दूसरी बार साथ में बोलेंगे, तीसरी बार आप सब बोलेंगे। क्लियर? जहां बैठे वहां बोलेंगे। किसी भी लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन का, किसी भी लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन का वो अमाउंट मिलीग्राम में, किसी भी लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन का वो अमाउंट मिलीग्राम में मिलाया जाए कि 10 ml गोल्ड सॉल का एक भी गोल्ड नीचे नहीं आए, जब 10% NaCl सॉल्यूशन का 1 ml मिलाया जाए। वो जो अमाउंट मिलीग्राम में है बच्चों वही गोल्ड नंबर है। वो जो अमाउंट मिलीग्राम में है वही बच्चों गोल्ड नंबर है। एक बार फिर से बोलते हैं। किसी भी लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन का अमाउंट मिलीग्राम में मिलाया जाए कि 10 ml गोल्ड सॉल का एक भी गोल्ड नीचे नहीं आए, जब 10% NaCl सॉल्यूशन का 1 ml मिलाया जाए। वो जो अमाउंट है मिलीग्राम में बच्चों वही उसका गोल्ड नंबर है। वो जो अमाउंट है मिलीग्राम में बच्चों वही उसका गोल्ड नंबर है। इस बार आप सब बोलेंगे साथ में, बोलो। किसी भी लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन का अमाउंट मिलीग्राम में मिलाया जाए कि 10 ml गोल्ड सॉल का एक भी गोल्ड नीचे नहीं आए, जब 10% NaCl सॉल्यूशन का 1 ml मिलाया जाए। वो जो अमाउंट है मिलीग्राम में बच्चों वही उसका गोल्ड नंबर है। वो जो अमाउंट है मिलीग्राम में बच्चों वही उसका गोल्ड नंबर है। ये जो गोल्ड नंबर होता है किसी भी लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन का, वो बेसिकली उसका अमाउंट है जो मिलीग्राम में मेजर होता है। लेट्स से मैंने कहा एक लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसका नाम है A।
मैंने कहा इस लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन का जो गोल्ड नंबर है वो है 10। तो आप क्या समझोगे, अच्छा 10 है मतलब 10 मिलीग्राम मिलाएंगे तब कहीं जाके 10 ml का गोल्ड सॉल्ट का पूरा प्रोटेक्शन होगा। फिर मैंने कहा एक दूसरा लायोफिलिक है, उसका गोल्ड नंबर है 5। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है जब इसका 5 मिलीग्राम मिलाएंगे तब कहीं जाके ये 10 ml का प्रोटेक्शन होगा। बच्चों मुझे एक बात बताओ, आप ए वाला मिलाना चाहोगे कि बी वाला मिलाना चाहोगे? आप किस लायोफिलिक का इस्तेमाल करोगे प्रोटेक्शन में, ए वाले का कि बी वाले का? हर किसी को फायदे की बात समझ में आती है। आपको समझ में आती है सर बी वाला मिलाएंगे क्योंकि सर वो 5 मिलीग्राम में काम कर रहा है, तो 10 वाला मिलाएंगे। आपको मैं एक मजे की बात बताऊं, मजे की बात यह है बच्चों कि मजे की बात यह है बच्चों, इसमें है नहीं क्या, ऑलराइट, मजे की बात यह है बच्चों कि जो जिलेटिन होता है, कौन, जिलेटिन, उसका गोल्ड नंबर होता है 0.005 से 0.01, और वहीं पे जो स्टार्च होता है उसका गोल्ड नंबर होता है 25। आप समझ सकते हैं स्टार्च का जो गोल्ड नंबर है वो 25 है। ये कहने का मतलब है कि 10 ml गोल्ड सॉल्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए 25 मिलीग्राम मिलाना पड़ेगा, और जिलेटिन का मात्र 0.005 मिलीग्राम। बच्चों ये माइक्रोग्राम हो गया, मतलब जिलेटिन कितना बढ़िया प्रोटेक्शन कर रहा आप देख सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा उस बच्चे ने अपनी जो पानी की टंकी थी उसमें 1 चम्मच जिलेटिन मिलाया, 0.005 मिलीग्राम। तो 1 चम्मच हम कम से कम ग्राम में माने तो सफिशिएंट है प्रोटेक्शन करने के लिए लायोफोबिक का। इज दिस क्लियर? तो आप मुझे बताओ जिलेटिन बढ़िया है कि स्टार्च बढ़िया है? आप मुझे बताओ जिलेटिन बढ़िया है कि स्टार्च बढ़िया है? जिलेटिन। आप मुझे बताओ गोल्ड नंबर किसका कम है? आप मुझे बताओ गोल्ड नंबर किसका कम है? जिलेटिन का। आप मुझे बताओ प्रोटेक्शन पावर किसकी ज्यादा है? प्रोटेक्शन पावर किसकी ज्यादा है? बोलो बच्चों, प्रोटेक्शन पावर किसकी ज्यादा है? जिलेटिन। कहीं ना कहीं आप सब इस बात से सहमत हैं कि सर जो गोल्ड नंबर होता है वो प्रोटेक्शन पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बोलो हाँ या ना? जो गोल्ड नंबर होता है वो प्रोटेक्शन पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इज दिस क्लियर? तो इसी वजह से मैंने कहा उस तीसरे बच्चे ने पानी की टंकी में 1 चम्मच जिलेटिन मिलाया, उससे सारा का सारा प्रोटेक्शन हो गया। इज दिस क्लियर? यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला है, हालांकि अपने को फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम सारे सवाल फील से कर लेंगे, फिर भी अगर फॉर्मूला याद कर पाए तो अच्छी बात है। क्या? गोल्ड नंबर का फॉर्मूला है 10 into mass of lyophilic salt upon volume of lyophobic salt। मतलब सवाल में आपको कुछ लायोफिलिक का अमाउंट देगा, कुछ लायोफोबिक का अमाउंट देगा, तो आपको बताना है गोल्ड नंबर। तो कुछ नहीं करना, 10 ऊपर मास है नीचे वॉल्यूम, याद रखो वेट बाय वॉल्यूम। ऊपर लायोफिलिक है नीचे लायोफोबिक है, जो मास लिखना है जो वॉल्यूम लिखना है हमेशा मिलीग्राम मिलीलीटर में लिखना है। इसे हम कुछ एक सवालों के माध्यम से और पक्का करते हैं, ठीक है? तो आओ देखते हैं एक सवाल। सवाल है पहला आप सबके सामने स्क्रीन पर। On adding 1 ml solution of 10% NaCl solution to 10 ml gold salt in presence of 0.025 ग्राम स्टार्च, है ना? मतलब इतना स्टार्च है और हम उसमें इलेक्ट्रोलाइट मिला रहे हैं, राइट? ताकि कोआगुलेशन बिल्कुल प्रिवेंट हो जाए। तो आपसे पूछा है गोल्ड नंबर, मतलब क्या हर चीज एज पर डेफिनेशन है? हाँ है। 1 ml मिलाया? हाँ मिलाया। क्या गोल्ड सॉल्ट का 10 ml है? हाँ है। तो जो अमाउंट है लायोफिलिक का उसे मिलीग्राम में कन्वर्ट कर दो, वही उसका गोल्ड नंबर है। जो अमाउंट है लायोफिलिक का उसे आप मिलीग्राम में कन्वर्ट कर दो, वही उसका गोल्ड नंबर है। तो 0.025 ग्राम विच इज नथिंग बट 25 मिलीग्राम, राइट? तो 25 मिलीग्राम यानी इसका जो गोल्ड नंबर है बोलो कितना हुआ? 25। सो आंसर विल बी 3। बच्चा मुझे ऐसे ही कह देता है सर हमें याद है स्टार्च गोल्ड नंबर 25 है, सर हमें याद है स्टार्च का गोल्ड नंबर 25 है, तो ऐसे ही बता देता है। फिलहाल इसे हम फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो फॉर्मूले से कैसे करते हैं बच्चों? ठीक है, हमारे सामने स्टार्च का वेट दे रखा है, फॉर्मूले से कर रहे हैं अपन। तो फॉर्मूला है 10 इंटू मास ऑफ लायोफिलिक। लायोफिलिक का जो अमाउंट है वो है 0.025, उसे हमें कन्वर्ट करना है मिलीग्राम में, राइट? तो 0.025 को जब हम कन्वर्ट करते हैं मिलीग्राम में तो वो आता है 25 मिलीग्राम। तो ऊपर लिख दिया 25, नीचे वॉल्यूम ऑफ लायोफिलिक इन एमएल, हमें दिया एमएल में है, तो 10 इंटू 25 अपॉन 10 आंसर आता है 25। तो ऐसे भी कर लो चाहे फील करके कर लो। तो मैंने बच्चों से वही कहा यार अपना सवाल तो फील से ही होगा, फॉर्मूला याद हो जाए अच्छी बात है, चलेगा। तो अगर आप सीख गए हैं तो अगले सवाल का आंसर आप सब दे रहे हैं। 20 liters of a negative salt require 0.10 gram BaCl2 for its coagulation. Determine the coagulation value of electrolyte. सवाल में हमसे coagulation value पूछा है। coagulation value का मतलब हो गया हमसे मिलीमोल पूछा है। मिलीमोल which is required to coagulate 1 liter. 20 लीटर में इतने ग्राम है, मोल निकालो, मोल से मिलीमोल निकालो, उसे 1 लीटर में कन्वर्ट कर दो, उसे 1 लीटर में कन्वर्ट कर दो। बेटा वो ग्राम है, आपसे कोआगुलेशन वैल्यू पूछा है यार।
कोएगुलेशन वैल्यू पूछा है, आपको बता देता हूं मैं मॉलिक्यूलर वेट BaCl2 का 208, जल्दी से बताएंगे। मॉलिक्यूलर वेट मैंने बता दिया है, बाकी सब आप बताएंगे। यार मॉलिक्यूलर वेट बता दिया तो मोल निकाल लो, मोल से मिलीमोल निकाल लो। अब मोल आता है 0.5 × 10⁻³ मतलब कितना हो गया 0.5 मिलीमोल। तो इसका क्या मतलब है 20 लीटर में जब 0.5 मिलीमोल मिलाओगे, 20 लीटर में जब 0.5 मिलीमोल मिलाओगे तो कोआगुलेशन नहीं होगा, कोआगुलेशन होगा यस और नो। तो आपको सोचना है 1 लीटर में कितना, 20 लीटर के लिए 0.5 तो एक के लिए कितना है यार, ये तो यूनिटरी का सवाल हो गया। 20 लीटर के लिए 0.5 है बेटा, आपको 1 लीटर बताना है। याद करो कोआगुलेशन वैल्यू की डेफिनेशन, कोआगुलेशन वैल्यू और फ्लोकुलेशन वैल्यू, इट इज द अमाउंट ऑफ electrolyte in millimole which is required to coagulate 1 liter of colloidal solution into hours। याद आया? तो वही वाली बात हो गई कि 20 लीटर के लिए 0.5 तो एक के लिए कितना होगा। आसान है क्या, आसान है क्या? ऑलराइट, तो बच्चों ये जो मैंने आपको बताया दिस इज ऑल अबाउट कोलाइडल सॉल्यूशन। एक सवाल और है, इसका आंसर आप सब दे रहे हैं, मैं कुछ नहीं बता रहा इसमें, मुझे पूरी क्लास से आंसर चाहिए, पूरी क्लास से आंसर चाहिए। ऑप्शन भेज दे यार, तुक्का नहीं मारना है। स्नेहा ने सबसे पहले सही आंसर दिया, उसके बाद शुभजीत, नम्रता, शुभजीत, पर्व, ऋषिका, अंकित, क्या बात है। चंद्रभान बेटा डी कहां से यार, ध्यान से देखो ना। आदित्य डी कहां से बेटा, आसमा, श्रीकांत, नेहा, हर्षित, विशाल, माही, श्रेय, अर्पणा, सबने सही आंसर दिया, क्या बात है। आप सब बिल्कुल अच्छा सीख रहे हैं। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम इज ऑप्शन नंबर 1। यार आसान नहीं है क्या, 3 माइनस माइनस 1 2 माइनस, बच्चा भी बता दे, 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 ऑप्शन नंबर 4, 3 ऑप्शन नंबर 1, 2 ऑप्शन नंबर 3, 1 ऑप्शन नंबर 2, कहां से दिक्कत है। वेरी इजी, बन जाए तो वेरी इजी है ना हर्षित। तो दिस इज ऑल अबाउट कोलाइड्स। अभी तक हमने जो बात करी ये थी कोलाइड्स, सरफेस केमिस्ट्री जिसमें हम पढ़ रहे हैं एडॉप्शन, कोलाइड्स हो चुका है। नेक्स्ट इज कैटलिस्ट एंड कैटालिसिस। बहुत सारी बातें इसमें आपको ऑलरेडी आती हैं, मुझे थोड़ी थोड़ी बातें आपसे करनी है, ठीक है। तो कैटलिस्ट एंड कैटालिसिस, सबसे पहले बात करते हैं कैटलिस्ट क्या होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं जो कैटलिस्ट है एक ऐसा सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, राइट। और कैटालिसिस है कैटलिस्ट के वर्किंग एक्शन को समझाने का तरीका, मतलब फिनोमिनन ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कैसे काम करता है, दैट इज कैटालिसिस। तो जो कैटालिसिस होता है बच्चों बेसिकली दो तरीके का होता है, एक होमोजीनियस दूसरा हेटेरोजीनियस होता है। होमोजीनियस का मतलब है जब रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट सब कुछ एक ही फेज में हो, उसे हम कहते हैं होमोजीनियस। और हेटेरोजीनियस का मतलब होता है जिसमें फेज अलग हो, मतलब रिएक्टेंट हो सकता है गैस हो और जो कैटलिस्ट है हो सकता है सॉलिड हो, तो अपन उसे कहेंगे हेटेरोजीनियस। इसे हम कुछ एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे आपके सामने मैं कुछ होमोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल लेके आ रहा हूं। SO2 प्लस O2 से बना SO3, गैस गैस गैस, और जो कैटलिस्ट हमने लिया वो भी है गैस, यानी कि ये किसका एग्जांपल है, होमोजीनियस का। आपको कैटलिस्ट याद नहीं करने, आपको याद नहीं करना ये कैटलिस्ट ये है, राइट। फिर ऐसे ही बात करते हैं हम इन्वर्जन ऑफ केन शुगर की, लिक्विड 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 लिक्विड, और यहाँ पर जो कैटलिस्ट इस्तेमाल किया दैट इज एसिडिक मीडियम, वो भी है लिक्विड। तो इसे हम कहते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस, ठीक है। उसी प्रकार से हमारे सामने एग्जांपल है कुछ हेटेरोजीनियस के। ध्यान से देखो, ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखी है दैट इज गैस गैस, यहाँ पे जो कैटलिस्ट दिया बच्चों किसमें है, सॉलिड में, क्लियर। तो जो कैटलिस्ट बना है वो है सॉलिड, यानी कि ये हो गया हेटेरोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल। इन द सेम वे द मोस्ट फेमस एग्जांपल दैट इज हैबर प्रोसेस, इसमें सब कुछ गैस है लेकिन जो हमने कैटलिस्ट लिया है दैट इज आयरन, वो सॉलिड है, यानी ये भी कैसा हो गया, हेटेरोजीनियस। तो कैटलिसिस दो तरीके के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस, दूसरा होता है हेटेरोजीनियस। जब फेज सेम हो उसे हम कहते हैं होमोजीनियस, फेज डिफरेंट उसे हम कहते हैं हेटेरोजीनियस। सो सिंपल। यहाँ पर अपने को कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है उनको समझना है। कैटालिसिस में कुछ टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल होते हैं, अपने को उन टर्म्स का मतलब समझना है। सबसे पहला टर्म है प्रमोटर। प्रमोटर मतलब जो प्रमोट करे, जो कहे भाई तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, जैसा दिल्ली में हुआ था, तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, समझ पा रहे हो। तो होता क्या है, कैटलिस्ट तो अपना काम करता है लेकिन कभी कभी रिएक्शन में हम प्रमोटर को ऐड करते हैं, तो प्रमोटर कैटलिस्ट को कहता है कैटलिस्ट तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। तो बच्चों इसे ऐसे समझते हैं,
इमेजिन करो ये हमारे सामने रिएक्शन लिखी है, इसमें जो आयरन है वो कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट अपना काम बढ़िया से कर रहा था, उसका वर्किंग एफिशिएंसी हम और बढ़ाना चाहते हैं। हम कहते हैं कैटलिस्ट तो अपना काम और अच्छे से कर, उसके लिए उसमें मिलाते हैं हम लोग प्रमोटर, दैट इज मोलिब्डेनम। तो जो मोलिब्डेनम है वो यहाँ पे प्रमोटर है, जो कैटलिस्ट के वर्किंग एक्शन को बढ़ा देता है, जो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। क्लियर? उसे कहते हैं प्रमोटर। इन द सेम वे द नेक्स्ट वर्ड इज इनहिबिटर। अगर आपको याद हो, मैंने आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाया था, और केमिकल काइनेटिक्स में जब आ रही थी बात ये दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी की, तो वहां मैंने एक टर्म इस्तेमाल किया था कैटलिस्ट का। मैंने वहां पे कहा था कि जब भी कभी कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है, हमेशा पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल होता है। कैटलिस्ट हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। वो जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटाता है वो निगेटिव कैटलिस्ट नहीं, वो इनहिबिटर होता है। तो वास्तव में जिसे आप निगेटिव कैटलिस्ट मानते हैं, द करेक्ट वर्ड फॉर दैट सब्सटेंस इज इनहिबिटर। तो इनहिबिटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटाता है। रेट ऑफ रिएक्शन को घटाने के लिए वो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाता है। लाइक जो कैटलिस्ट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए वो एक्टिवेशन एनर्जी को घटाता है। इन द सेम वे जो इनहिबिटर होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को घटाता है और एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाता है। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, जिसे आप निगेटिव कैटलिस्ट मानते हैं, वास्तव में वो निगेटिव कैटलिस्ट नहीं, वो होता है इनहिबिटर। क्लियर? फॉर एग्जांपल, आपके सामने एक रिएक्शन लिखी है, यहाँ पे जो सोडियम सल्फाइड है, जब उसका ऑक्सीडेशन होता है सोडियम सल्फेट में, ठीक है, तो यहाँ पे जो C2H5OH है, ये बिहेव लाइक इनहिबिटर। उसी प्रकार से नेक्स्ट है कैटालिटिक पॉइजन। कैटालिटिक पॉइजन मतलब जब रिएक्शन हो रही थी तो कुछ ऐसे सब्सटेंस बनने लगे जिनसे जो रिएक्शन है उसका वर्किंग एक्शन कम हो गया। मैं आपको यहाँ पे एक मजे की बात बताता हूँ। इंसान के लिए जितने पॉइजन है, लाइक पॉइजन फॉर ह्यूमन, इंसान के लिए जितने केमिकल पॉइजन है, फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस है कि नहीं है? बोलो बच्चों। साइनाइड पॉइजनस है कि नहीं है? बोलो बच्चों। H2S पॉइजनस है कि नहीं है? बोलो बच्चों। इंसान के लिए जितने सब्सटेंस पॉइजनस होते हैं वो सारे के सारे एज ए कैटालिटिक पॉइजन इस्तेमाल होते हैं। कैटालिटिक पॉइजन ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनके आने से जो कैटलिस्ट है उसका वर्किंग एक्शन कम हो जाता है। इसे ऐसे समझते हैं, कैटलिस्ट अपना काम तो बढ़िया से कर रहा था, लेकिन जो प्रमोटर वो कहता है भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और जो कैटालिटिक पॉइजन है वो कहता है सब मोह माया है, छोड़ दो। कैटलिस्ट के वर्किंग एक्शन को छोड़ने को कहता है, कैटलिस्ट के वर्किंग एक्शन को घटाता है। क्लियर? कैटलिस्ट में ही दो टर्म इस्तेमाल होते हैं, प्रमोटर और दूसरा है कैटालिटिक पॉइजन। फैक्ट आपको याद रखना, कभी ऐसा पूछ दे कि इनमें से कौन कैटालिटिक पॉइजन है, तो जितने केमिकल इंसान के लिए पॉइजन है वो सब के सब बिहेव लाइक कैटालिटिक पॉइजन। कोई दिक्कत? नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है ऑटो कैटलिस्ट। मतलब उस रिएक्शन में कैटलिस्ट नहीं था, लेकिन रिएक्शन जब होने लगी तो उसमें कुछ ऐसे बना कि वो जो प्रोडक्ट है उसी ने रिएक्शन को कैटलाइज कर दिया। मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तो उसका रेट बड़ा कम था, लेकिन अचानक से क्या हुआ, रिएक्शन का रेट बढ़ गया, क्योंकि जैसे ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन पहली बार हुआ तो वैसे ही वो प्रोडक्ट जो है उसने कैटलिस्ट काम किया। जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ जब ईस्टर होता है तो अपने को पता है उसमें जो एसिड होता है एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। हमने इसमें एसिड नहीं मिलाया, लेकिन जैसे ही पहली बार रिएक्शन शुरू हुई तो रिएक्शन शुरू होते से इसमें एसिड बना। ये जो एसिड बना ये खुद बिहेव लाइक एज ए कैटलिस्ट, तो इसे अपन कहते हैं ऑटो कैटालिसिस। क्या कहते हैं बच्चों? ऑटो कैटालिसिस। क्लियर? तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर अगर एसिडिक मीडियम में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो शुरू में रेट कम होगा, लेकिन एक समय के बाद रेट बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट बन रहा वो खुद एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है। इन द सेम वे अगला हमारे सामने है इंड्यूस कैटालिसिस। इसको ऐसे समझते हैं बच्चों, इमेजिन करो एक क्लास है, क्लास में दो बच्चे बैठे हैं, ठीक है, एक बच्चा जो है वो पढ़ने वाला है और वहीं पे एक दूसरा बच्चा है जो पढ़ने वाला नहीं है। तो इस बच्चे को मैं कह देता हूँ गुड बॉय, ठीक है, और दूसरे बच्चे को बैड बॉय नहीं कहूंगा, लेकिन ये पढ़ता नहीं है ऐसा मान लो, राइट? अब ये जो गुड बॉय है इसके बगल में बैठ गया नहीं पढ़ने वाला बच्चा, तो पढ़ने वाले बच्चे के बगल में बैठ गया नहीं पढ़ने वाला बच्चा, तो क्या होगा? नहीं पढ़ने वाला बच्चा पढ़ने वाले से इंड्यूस होगा, प्रभावित होगा, या उल्टा भी हो सकता है, पढ़ने वाला नहीं पढ़ने वाले से इंड्यूस हो। तो इसे हम कहते हैं इंड्यूस, मतलब प्रभावित होना, एक दूसरे से प्रभावित होना, राइट? तो कोई रिएक्शन अपने आप नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही आपने उसे दूसरी रिएक्शन के साथ कराया तो वो रिएक्शन भी होने लगी। तो हमने कहा भाई ये रिएक्शन अकेले तो नहीं हो रही थी, लेकिन दूसरे के साथ होने लगी, मतलब रिएक्शन है वो इंड्यूस हो गई। तो इसको अपन ऐसे समझते हैं, सोडियम सल्फाइड का जो ऑक्सीडेशन है अपने आप नहीं होता। मतलब ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखी है ये अपने आप नहीं होती, लेकिन जैसे इस रिएक्शन को हम सोडियम सल्फाइड के साथ कराते हैं, किसके साथ? सोडियम सल्फाइड के साथ। तो सोडियम सल्फाइड के साथ जैसे ही कराते हैं इस रिएक्शन को, मतलब एक ही कंटेनर में सल्फाइड डाल दो, एक ही कंटेनर में
आर्सेनाइड डाल दो, तो वैसे ही अब दोनों रिएक्शन हो गई। अकेले आर्सेनाइड था तो रिएक्शन नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे आपने सल्फाइड के साथ रखा तो दोनों होने लगी। क्यों? क्योंकि ये जो ना पढ़ने वाला बच्चा था पढ़ने वाले से प्रभावित हो गया। आर्सेनाइड जो कि ना पढ़ने वाला बच्चा है, सल्फाइड जो कि पढ़ने वाला है, प्रभावित होकर दोनों पढ़ने लगे। इसे कहते हैं इंड्यूस हो गया। इज दिस क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड कैटालिसिस। कोई दिक्कत? जब हम कैटलिस्ट की बात करते हैं तो ये सवाल आपके नीट में आ चुका है और मैं इसे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक गिनता हूं। मैंने गिनी चुनी जगह सरफेस केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट बोला है और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैटलिस्ट से रिलेटेड। यहां मैं आपको बहुत सारी बातें कैटलिस्ट से रिलेटेड बताऊंगा। क्या है जरा सुनिएगा। जो कैटलिस्ट होता है बच्चों, जितना लेते हैं, अभी मैं आपको कैटलिस्ट, अभी इसमें लौटते हैं, ठीक है, एक सेकंड रुकना। अभी इसमें अपन लौट रहे हैं, ठीक है। मैंने आपसे कहा, उसमें लौटते हैं। मैंने आपसे कहा जो कैटलिस्ट है वो ऐसा ऐसा करता है, कैटलिस्ट से रिलेटेड ये वर्ड होता है। मैंने आपसे कहा जो कैटलिस्ट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। मैंने आपसे कहा कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम करता है। सवाल है सर ऐसा क्यों होता है? तो मैंने उस समय भी आपसे कहा था कि इसकी बात मैं आपसे करूंगा सरफेस केमिस्ट्री में। तो आज वो दिन आ गया है, वो पॉइंट जो हमने छोड़ा था वो समझने का। आखिर कैटलिस्ट काम कैसे करता है, आखिर कैसे कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, आखिर कैसे कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को घटाता है। तो अगर आपको याद हो तो जो एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफ था बच्चों कुछ ऐसा बनता था, याद आया? ऐसा कुछ ग्राफ बनता था और जैसे हम कैटलिस्ट ले लेते थे तो उसका पाथ चेंज हो जाता था, एक नया पाथ बनता था, एक नया कॉम्प्लेक्स बनता था। पहले इसका जो इंटरमीडिएट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वो ये बनता था, लेकिन जैसे हमने कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया तो जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वो ये बनने लगा। मतलब एक नया पाथ आया, एक नया चीज बनने लगा। तो कैसे काम करता है, इसके लिए हमारे सामने दो थ्योरी है। सबसे पहली थ्योरी है इंटरमीडिएट फॉर्मेशन थ्योरी, जो कि होमोजीनियस कैटालिसिस में अप्लाई होती है। ये थ्योरी ये कहती है कि जब भी कभी कोई कैटालिस्ट आता है, जैसे NO प्लस O2 की रिएक्शन हो रही थी, ठीक है, तो इसमें जो NO है ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है। मतलब जो ओरिजिनल रिएक्शन है बच्चों वो कुछ ऐसी है, क्या कि यहाँ पे SO2 से SO3 बनाना है। तो ओरिजिनल रिएक्शन है SO2 प्लस O2 से SO3 बनाना है, ठीक। इसमें हम लोग कैटलिस्ट का इस्तेमाल किसका कर रहे हैं? NO का। तो जो NO है वो क्या करता है, सबसे पहले O2 से रिएक्शन करता है। तो ये जो थ्योरी है, याद करिएगा, ये थ्योरी है। ये थ्योरी ये कहती है कि इसमें इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। NO ने क्या किया, सबसे पहले O2 से रिएक्शन किया, बनाया NO2। और जो NO2 है वो इंटरमीडिएट है। मतलब अगर SO2 प्लस O2 की रिएक्शन अपने आप होती तो उसमें जो कॉम्प्लेक्स बनता कुछ ये बनता, लेकिन जैसे आपने NO के साथ कराया तो उसमें इंटरमीडिएट बनने लगा NO2। और जैसे ही NO2 की रिएक्शन SO2 के साथ हुई तो SO3 जल्दी से बन गया और साथ में NO फिर से रिलीज हो गया। जितना कैटलिस्ट हमने शुरू में लिया था उतना ही कैटलिस्ट हमें बाद में मिल गया। कैटलिस्ट जैसा लिया था वैसे का वैसा मिल गया। कैटलिस्ट नहीं बदला, कैटलिस्ट का फॉर्म नहीं बदला, कैटलिस्ट ने मात्र रिएक्शन को एक्सेलरेट कर दिया, कैटलिस्ट ने मात्र रिएक्शन के रेट को बढ़ा दिया, क्योंकि उसने एक नया इंटरमीडिएट बना लिया। पहले इंटरमीडिएट ये बड़ा मुश्किल सा बनता था, लेकिन जैसे हमने कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया एक सरल सा इंटरमीडिएट बनने लगा। तो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन थ्योरी कहती है कि जब हम कैटलिस्ट को इस्तेमाल करते हैं वो एक नया इंटरमीडिएट बनाता है, जिससे रिएक्शन में एक नया कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसका ये पहले से कम होता है और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। ये सबसे पहली थ्योरीज में से एक थ्योरी थी। वहीं पे समय के साथ एक दूसरी थ्योरी आई जिसका नाम था एडजॉर्प्शन थ्योरी। एडजॉर्प्शन थ्योरी बच्चों तब अप्लाई होती है अक्सर जब हेटेरोजीनियस कैटालिसिस हो। इसका लॉजिक बड़ा सिंपल था। इन्होंने कहा इमेजिन करो ये कैटलिस्ट है, ये जो आपके सामने डॉट डॉट सर्कल जैसा नजर आ रहा है ये कैटलिस्ट है, और ये जो कैटलिस्ट में सर्कल है इनको हम लोग बोल रहे हैं फ्री वैलेंसी। क्या बोल रहे हैं? फ्री वैलेंसी। मतलब इस कैटलिस्ट में वैलेंस साइट है, ये साइट है जहां पे एडजॉर्प्शन होगा। तो इमेजिन करो A प्लस बी की रिएक्शन हो रही थी, इससे AB बन रहा था। अब जो AB का बनने का रेट है वो बड़ा कम था, तो हमने रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना चाहा। रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए हमने इसमें कैटलिस्ट मिला दिया। जैसे ही कैटलिस्ट मिलाते हैं तो इसमें जो ये रिएक्टेंट है ये उसकी सरफेस पे एडसॉर्ब होते हैं। सबसे पहले क्या होते हैं? एडसॉर्ब। जैसा कि आप सब जानते हैं जो एडसॉर्प्शन है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और जैसे ही एडसॉर्प्शन होता है इसमें होती है एनर्जी रिलीज। तो जैसे ही एडसॉर्प्शन हुआ यहाँ एनर्जी रिलीज होने लगी। अब जैसे ही एनर्जी रिलीज होने लगी बच्चों, इससे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है वो आसान हो गया। व्हाट इज द होल लॉजिक? लॉजिक इज एनर्जी गैप को फुलफिल करना है। अब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जो था उनको ये एनर्जी गैप फुलफिल करना बड़ा मुश्किल था। तो जैसे ही वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं कैटलिस्ट के सरफेस पे, उन्हें एनर्जी एक एक्स्ट्रा मिल जाती है, और जैसे वो एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है तो उनका जो एनर्जी गैप का फुलफिलमेंट है वो आसान हो जाता है। मतलब उनका एनर्जी बढ़ जाता है, सब सोच सकते हैं। क्लियर?
तो जैसे ही ए बी यहाँ पे एड्सॉर्ब हुआ, फिर यहाँ पे क्या होता है, ए बी के अंदर बॉन्ड बनने लगा, क्योंकि उनका जो एनर्जी गैप है वो कम होने लगा, तो इसे अपन बोलते हैं इंटरमीडिएट बनने लगा। और जैसे ही ये वाला बॉन्ड बनने लगा, यहाँ पे आता है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट जिसका मतलब है बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। तो ऐसा होता है बच्चों, इंटरमीडिएट के बाद ये वाला बॉन्ड बनने लगता है और ये वाला बॉन्ड टूटने लगता है। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग स्टार्ट होता है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ए प्लस बी यानी जो प्रोडक्ट है वो अलग हो जाता है, इसे मैं ए भी लिख देता हूं, और जो कैटलिस्ट है एज इट इज जैसा पहले लिया था बच जाता है। तो लॉजिक ये है बच्चों, जो कैटलिस्ट है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करता है, पर जितना अमाउंट लिया था उतना ही अमाउंट लास्ट में बच जाता है। हैबर प्रोसेस में अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना याद है, अपनी अमोनिया की फैक्ट्री थी, उसमें जो अमोनिया का प्रोडक्शन चल रहा था ना, 100 केजी अमोनिया पर आवर था, अचानक से मार्केट से डिमांड आ गई थी 500 केजी की, भूल गए कि याद है? अपनी अमोनिया की फैक्ट्री थी, चल रही कि बंद कर दी आप लोगों ने? अरे बोलो ना बच्चों, जो अमोनिया की फैक्ट्री थी चल रही कि बंद कर दी? तो जो अमोनिया की फैक्ट्री थी उसमें हम 100 केजी अमोनिया हर घंटे बना रहे थे, अचानक से मार्केट से डिमांड आ गई थी 500 केजी की, राइट? तो 500 केजी की अमोनिया की जो डिमांड आई थी, बच्चा कह रहा था बंद हो गई थी, तो जो 500 केजी की डिमांड आई तो उसमें हम लोग जो कैटलिस्ट लेते दैट इज आयरन। तो आयरन का थोड़ा सा अमाउंट भी चलेगा, मतलब ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारा अमाउंट चाहिए। तो इन्हीं मैकेनिज्म के बेसिस पे आओ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं कैटलिस्ट से रिलेटेड। जो कैटलिस्ट होता है रिमेन्स अनचेंज्ड इन मास एंड केमिकल कंपोजिशन, जैसा आपने देखा, मतलब जैसा लिया था वैसा ही रहेगा, लेकिन हो सकता है कि उसका जो फिजिकल स्टेट है चेंज हो सकता है। मतलब कैटलिस्ट अगर आपने सॉलिड लिया था तो हो सकता है जब सेपरेट हो रहा है वो किसी दूसरे फेज में आ जाए, पर उसका जो अमाउंट है वो चेंज नहीं होगा। कैटलिस्ट का थोड़ा सा अमाउंट ले लो तो भी काम चलता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अमाउंट लोगे तो ही काम चलेगा, थोड़ा सा अमाउंट भी काम चलेगा। एक कैटलिस्ट किसी रिएक्शन को शुरू नहीं कर सकता अगर ए और बी की रिएक्शन नहीं हो रही थी, ये रिएक्शन हो ही नहीं रही है, लोहा सोना नहीं बन रहा, तो कैटलिस्ट लेने से लोहा सोना नहीं बनेगा। क्लियर? ये जो हमारा कैटलिस्ट है वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस नहीं बना सकता, जो हो रहा था बस उसके होने के रेट को बढ़ा देता है। वही वाली बात है कि कोई बच्चा कसम खा के बैठा नहीं पढ़ना, उसे पढ़ाया नहीं जा सकता, कोई पढ़ना चाहता है तो हाँ उसकी पढ़ाई को आसान बनाया सकता है। तो कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट अ रिएक्शन, कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। यस और नो? तो जब कैटलिस्ट सॉलिड होता है तो वो यूजली मोर एफिशिएंट होता है। द लॉजिक इज वैलेंस साइड, है ना? तो वैलेंसी साइड जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, उतना जल्दी काम करेगा। जो कैटलिस्ट होता है नेचर ऑफ प्रोडक्ट को नहीं बदलता, ऑब्वियस सी बात है, जैसा प्रोडक्ट चाहिए वैसा ही रहेगा, तभी तो कैटलिस्ट काम करेगा। जो कैटलिस्ट होता है वो कभी भी इक्विलिब्रियम स्टेट को नहीं चेंज करता, हाँ उसे अचीव करने में जल्दी हेल्प करता है, जिसे मैंने आपको इक्विलिब्रियम टॉपिक में पहले ही समझा दिया है। कैटलिस्ट के इस्तेमाल करने से क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों बढ़ता है, तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है जल्दी अचीव हो जाता है। क्लियर? जो कैटलिस्ट है बहुत स्पेसिफिक होता है, ऑब्वियस सी बात है। हैबर प्रोसेस का कैटलिस्ट अगर आयरन है तो उसमें आप गोल्ड मिलाओगे तो जल्दी अमोनिया नहीं बनेगा। हर रिएक्शन का कैटलिस्ट अपना स्पेसिफिक होता है, इसका ये है तो इसका यही है, ऐसा नहीं किसी में कुछ भी लगाओ चलेगा, ऐसा नहीं कि आयरन दुनिया में हर रिएक्शन कैटलिस्ट है, आयरन केवल हैबर में है तो वही है। क्लियर? जो कैटलिस्ट होता है वो रेट कांस्टेंट को बदल सकता है, जिसके बारे में अपन ने बात कर ली थी ऑलरेडी केमिकल काइनेटिक्स में। कैसे कैटलिस्ट चेंज करता है ये को, और जब ये चेंज होगा रेट कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बोला मैंने, रेट कांस्टेंट। क्लियर? रेट कांस्टेंट को बदल सकता है। कैटलिस्ट मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करता है, जो मैंने आपको मैकेनिज्म बताया उसमें आपने देखा पार्टिसिपेट तो करता है, लेकिन बाद में एज इट इज सेपरेट हो जाता है। क्लियर है? कैटलिस्ट जितने भी स्टेट फंक्शन है उनकी वैल्यू को चेंज नहीं करता, तो इसको ऐसे समझते हैं, इमेजिन करो ये हमारा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट है, यहाँ पे प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट जहां का प्रोडक्ट वहां है वही रहता है, इनके बीच का जो एनर्जी गैप डेल्टा एच है वो वही है, चाहे डेल्टा एच हो, चाहे डेल्टा जी हो, चाहे डेल्टा एस हो, जितने भी स्टेट फंक्शन है कैटलिस्ट उनको नहीं बदलता है, क्योंकि कैटलिस्ट स्टेट फंक्शन दैट इज इनिशियल और फाइनल कंडीशन को नहीं बदलता है। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। क्लियर? इसके बाद आता है जियोलाइट, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आईओसी में, बोलो पढ़ा हुआ है। जियोलाइट आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बोलो पढ़ा हुआ है, जल्दी बोलो भाई पढ़ा हुआ है, ये पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। फिर आता है कि एंजाइम कैटालिसिस, आप सब बायो के स्टूडेंट्स हो यार, आप सबको सारे एंजाइम के नाम पता है, मुझे एंजाइम बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, ये भी आपको आता है, बोलो पता है। फिर आपको पता है एंजाइम कैटालिसिस कैसे काम करता है, ये सब आपको पता है, उसकी मैकेनिज्म लॉक एंड की चाबी ताला मैकेनिज्म ये भी आपको पता है,
क्या आपको बताने की आवश्यकता है? बोलो बच्चों, ये सब आपको पता है यार, क्या बात कर रहे हो? आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो स्लाइड में लिखा है सब आपको पहले से आता है। वाह यार, कितने टैलेंटेड हो आप। नहीं आते हैं तो बच्चों लगता है भाई ये क्या नया तूफानी आ गया, कुछ नहीं है, यही है। इज दिस क्लियर? बच्चों इस खुशखबरी है, सुनना चाहोगे? एक खुशखबरी है, सुनना चाहोगे? सुनना चाहोगे? आप पढ़ रहे थे सरफेस केमिस्ट्री, आप पढ़ रहे थे सरफेस केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्लास का होमवर्क है आपका। सबसे पहला होमवर्क रहेगा, सारे लेक्चर को आपको रिवाइज करना है हैंड आउट से, जैसे कह रहा हूं वैसे ही, ठीक है? सारे लेक्चर को आपको रिवाइज करना है, उसके बाद आपको मॉड्यूल पढ़ना है, और फिर उसके बाद आपको एनसीईआरटी सरफेस केमिस्ट्री पढ़नी है। बिना ये तीनों काम किए जो मैं अगला होमवर्क दे रहा हूं वो नहीं करना है। कोशिश करना ये आपका आज ही हो जाना चाहिए। पढ़ने वाला काम मैं मान के चल रहा हूं आपने एडजॉर्प्शन ऑलरेडी पढ़ लिया है, कोलॉइड्स का भी थोड़ा हिस्सा पढ़ लिया है, तो ये जो सेक्शन है सारा आपका हो जाना चाहिए। क्लियर? जब आप ये सारा पढ़ लोगे तो फिर आप क्या करोगे? बैठ जाओगे 2 घंटे के लिए, ठीक है? मैं आपसे एक्सक्लूसिव 2 आवर्स की डिमांड कर रहा हूं ओनली फॉर सरफेस केमिस्ट्री। एक बार कर लेना, दोबारा कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। और मैं आपसे फिर से वादा कहता हूं, मैंने लास्ट ईयर भी वादा किया था और मैं आपसे फिर से वादा कहता हूं कि इस साल भी सरफेस केमिस्ट्री सवाल आएगा। ऐसे टॉपिक जिन्हें हम नजरअंदाज करते हैं, दे आर सो मच इंपॉर्टेंट दीज डेज। और यार इस साल तो इसमें मतलब धुआंधार प्रदर्शन। हेलो, क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, क्या आप सबको आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन आ रही है? आ रही है, ठीक है, ओके। तो यार वो बीच बीच में नेट का कुछ प्रॉब्लम इशू हो जाता है। फिलहाल आज हमने सरफेस केमिस्ट्री को खत्म किया। नेक्स्ट क्लास में रिमेनिंग टॉपिक करेंगे। अगला चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट क्लास में। बस इतना आप होमवर्क कर लेना, ठीक है? यार एक बात बताओ, आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डिस्कशन भी तो बाकी है। कितने लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का होमवर्क खत्म कर लिया है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नहीं बेटा यार, आप उसे अभी खत्म करो। एक बच्चा लिख रहा है, बहुत अच्छे, एक बच्चा लिख रहा है सर डिस्कशन टेस्ट के बाद। बेटा प्लीज यार उसे अभी कर लो, डिस्कशन भले हम बाद में कर लें, चलेगा। यार अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसा चैप्टर अगर आपके टिप्स पे है, आपको बिल्कुल स्मूथली आ रहा है ना, तो अगर आप इसे अभी नहीं करोगे, बता रहा हूं, ये ऐसा चैप्टर जो बच्चों को बहुत परेशान करता है। आयनिक और इलेक्ट्रो ये सबसे टफेस्ट चैप्टर फिजिकल के माने जाते हैं, लेकिन अगर आपने साथ में नहीं किया ना तो फिर मजा नहीं आएगा यार। जिन लोगों ने कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं किया मैं उनसे कह रहा हूं प्लीज इसे कर लेना, ठीक है? अभी आप सबके सामने आज की क्लास का हैंडआउट का पॉपअप आएगा। उस पॉपअप की मदद से आज की क्लास के हैंडआउट को डाउनलोड कर लेना। यही हैंडआउट मैं लिंक पर भी सेव कर दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों।
होमवर्क करते रहें, साथ में जरूर चलते रहें, टेस्ट तो होता रहेगा, मेन टेस्ट आपका नीट है, किसी एक टेस्ट के चक्कर में कोई छोटा चैप्टर नहीं बिगड़े, याद रहे। तो साथ में चैप्टर करो फ्लो में, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं इस क्लास में, थैंक यू सो मच। मैं यही सेव कर देता हूं आपकी उस लिंक पर भी। हाँ, जिन बच्चों को हैंडआउट मिल गया वो जा सकते हैं, ऑब्वियसली आप जा सकते हैं। मैं लिंक पर इसको सेव कर रहा हूं, इसलिए मैं भी ऑनलाइन हूं, आप लोग जा सकते हैं बेटा। मैंने हैंडआउट को लिंक पर भी सेव कर दिया है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच, थैंक यू।